Hi guys, welcome back. My name is CS Shantru Bhandari and I welcome you all to the subject which is called as Intellectual Property Right, Laws and Practice CS Professional New Course. और आज एक नए चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो ऐसा नहीं है, आई मीन ऑब्वियसली हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि पहली बार बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर बात हो रही है. आपने जो प्रीवियस चैप्टर्स देखेंगे, जो आगे चैप्टर्स देखेंगे, वहां पे भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर थोड़ा सा मेंशन किया गया है. पर अब एक नया कानून बन चुका है और ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत सारी फर्दर चीजें जो हैं वो ऐड ऑन हो चुकी हैं. तो शायद इसीलिए एक नया चैप्टर के तौर पे इसको यहाँ पे बना दिया गया है, आपके मॉड्यूल में दिया गया है. तो आइए अब बात करनी स्टार्ट करते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी और जितना भी अभी तक आपने देखा है सब कुछ आपको समझ में आया होगा. ओपन बुक के साथ चाहे ये ग्रुप वन का पेपर है न्यू कोर्स में या ग्रुप सेकंड के ओपन बुक पेपर्स हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखनी और समझनी, वो ये कि कभी भी ओपन बुक में ऑब्वियसली एक क्वेश्चन दिमाग में हमेशा रहता है जिसका जिक्र मैंने काफी लेक्चर्स में ऑलरेडी किया है कि हम कौन सी बुक लेके जाएं. तो मुझे लगता है आप कितनी भी बुक ले जाइए, बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला. मेरे ख्याल से आप ज्यादा कंफ्यूज ही फील करेंगे. सो मैं अगर आपकी जगह होता और मैं एग्जाम ये देने जा रहा होता, तो अगर फॉर एग्जांपल आईपीआर का पेपर है तो सिर्फ आईपीआर का ही मॉड्यूल लेके जाऊंगा, आईसीएसआई का. मुझे कोई बेयर एक्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल. मतलब ये फर्स्ट मेरी प्रेफरेंस होगी, उसके बाद तो फिर आप जो मर्जी ऐड करें, बट मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत है. तो जितने भी आपके ओपन बुक पेपर्स हैं, चाहे ग्रुप वन में भी जैसे ये है, ग्रुप टू में आपने जो भी चूज किया है, आईबीसी चूज किया है, या अभी हमने आर्बिट्रेशन भी शुरू कर दिया जो कि बहुत अच्छा अपने आप में एक सब्जेक्ट है और आगे बहुत हेल्प करेगा आपको. तो जो भी आपने चूज किया है, आई थिंक सिर्फ मॉड्यूल लेके जाइए, अच्छे से मॉड्यूल को समझ लीजिए और उसके बाद कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है. जस्ट लाइक अ नॉर्मल पेपर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है. अब क्योंकि ये चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं हमेशा एक नया चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं प्रेफर करता हूँ कि एक बार हम इस चैप्टर का ग्लिम्स समझ लें, एक समराइज तौर पे उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें. तो वही मैं अब करूँगा. तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्वियसली दो शब्द हैं, दो अलग अलग वर्ड हैं. तो बायोलॉजिकल वो है जो नेचर से डिराइव हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर अपने आप चीज़ें बदल रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं. और डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज है जो कि वैरायटी, जिसको आप कहते हैं कि मतलब बहुत बहुत अनगिनत चीजों में ये जो दुनिया है वो बटी हुई है. अगर पेड़ पौधों की बात करें, एनिमल स्पीशीज की बात करें, तो मे बी अगर मैं अपनी बात करूं और मुझे कोई कहे कि आपको ये कागज पे लिखने हैं, तो मैं आई डोंट नो मैं कितने लिख पाऊंगा, बट बहुत ही कम लिख पाऊंगा. पर जब आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे या पढ़ेंगे, सो रियलाइज कि ये एंडलेस है. मतलब ऐसे बहुत सारे आई एम श्योर अभी भी एनिमल्स होंगे या स्पीसीज होंगे, अब चाहे वो फिशेस हों या कुछ भी हो, जिनका नाम हम जानते नहीं है, बट दे डू एग्जिस्ट. इतने रंग बिरंगे, मतलब कभी हमने शायद वैसे देखा ही नहीं होगा, बट वो हैं. प्लांट्स के ऊपर भी ऐसी बात कही जाती है. तो बहुत कुछ है इस दुनिया में जो शायद आज तक कभी देखा नहीं गया है और मे बी शायद कभी देखा भी ना जाए. बिकॉज जो जिसने ये दुनिया बनाई है उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है. तो बहुत चीजें हैं, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे. और ये चैप्टर में ये बताता है कि देखिए, नेचर से जो चीजें मिल रही हैं वो तो किसी की नहीं है, उस पे किसी का कोई जोर नहीं चलेगा, वो सबके लिए इक्वली अवेलेबल है. कोई ये नहीं कह सकता कि ये चीज मेरी हो गई. पर हाँ, अगर नेचर से कुछ मिला है उसके बाद आपने उसमें कुछ ऐड ऑन किया है, तो आप डेफिनेटली उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसके ऊपर मेहनत करी, रिसर्च किया, पैसा खर्च किया. तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि मैं उसको प्रोटेक्ट कर लूं, है ना. तो वो आप कर सकते हैं. और आई थिंक ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरा डोमेन है, ये इसी के ऊपर ही है सारा का सारा, कि आपने जो मेहनत करी है उसका रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए. अब इसके ऊपर बहुत लंबी बहस भी होती है, क्योंकि जब हम ऐसी कोई भी बात करते हैं, तो जो अमीर हैं या जो सो कॉल्ड एज डेवलप्ड नेशन है, यूएसए एंड ऑल दैट, उनका अपर हैंड रहता है. क्योंकि ये कानून भी है ना, जैसे इंडिया में 2022 में आया, अभी आप पढ़ेंगे. और ये जो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, ये मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रही, ये पूरे इसी चैप्टर में लिखा हुआ है. तो चैप्टर ऑलरेडी समझ लिया, पढ़ लिया, फिर आपके सामने ये क्लास लेके आया हूँ. तो
आप देखेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यूएस में सबसे पहले आया, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीजें अपने आप मतलब प्रोटेक्ट कर ली, इस कानून से उस कानून से। तो जो सो कॉल्ड एज डेवलपिंग है, या चलिए उसके भी नीचे चले जाए, अंडर डेवलप्ड है, उनके लिए कुछ खास बचा ही नहीं। मतलब वो पहली बार इतने टेक्निकली फ्रेंडली थे नहीं कि वो कुछ कर पाए, इतनी नॉलेज नहीं थी उन कंट्रीज में। अब करना भी चाहते हैं तो बहुत कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ों पे डेवलप कंट्रीज ने अपना दबदबा बना रखा है। हिंदी में कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं कि आपने उन्होंने ऑलरेडी एक डोमिनेशन वाली स्टेट जो है वो कर रखी है। तो ये एक बहस ज़रूर छिड़ती है, जो इसमें भी मेंशन किया गया, और आपने पहले भी इसके बारे में ज़रूर इस पूरे सब्जेक्ट में सुना होगा। जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नया कानून है, तो 2022 में जब इसको बनाया गया, लागू किया गया, तो अलग अलग फ्रेमवर्क में चेंजेस आए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया भी ट्रिप्स का पार्ट बन गया। सो आप जानते हैं, ट्रिप्स एक ऐसा मल्टी लेटरल अग्रीमेंट है जो कि दुनिया की काफ़ी सारी कंट्रीज ने साइन किया, जिनको मेंबर कंट्रीज या मेंबर सिग्नेटरी कंट्रीज भी आप कहते हैं। तो उन्होंने वो साइन किया है। और जब वो साइन किया है, तो जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जब आप कुछ भी साइन करते हैं तो वो आप पे वैलिड हो जाते हैं। तो इसीलिए इंडिया के ऊपर भी ये वैलिड हो गया या लागू हो गया, तो उनको भी एक अलग से कानून बनाना पड़ा। ये उतना पुराना नहीं है जितना कि पेटेंट है या ट्रेडमार्क है या कॉपीराइट है या डिजाइन है या ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है, मतलब जो भी आपने अभी तक चीजें पढ़ी हैं। बट यस, दिस इज वन ऑफ द इवॉल्विंग थिंग, और आपको ये पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा। साथ साथ यहाँ पे जब ये कानून बना, तो इसके लिए अलग अलग ऑब्वियसली इंडिया में बॉडी सेटअप करी गई, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन किया गया कि उसका चेयरपर्सन कौन होगा, कैसे वो अपना काम करेंगी, कौन लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, किन चीज़ों की प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो इन सभी के बारे में जैसे जैसे आगे चलेंगे बात करेंगे। बट बायोलॉजिकल का मतलब यही है जो नेचर से आपको मिल रहा है। और डाइवर्सिटी मतलब एक वैरायटी जो उसके अंदर है, जिसका मैं समझता हूँ कि कोई अंत नहीं है, वो बेअंत है। मतलब आप जितना उसके बारे में जानना चाहेंगे, उतना आप फैसिनेटेड फील करेंगे कि यार ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये भी एग्जिस्ट करती है। मतलब ना, अगर आप देखिए, घर से अगर घर पे मैं हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मुझे लगेगा सब कुछ यही है, घर में ही है, जो दुनिया है घर में है। पर जब मैं घर से बाहर निकलूंगा, तो मैं रियलाइज करूंगा कि ये भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है। तो वही है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अनगिनत चीजें इस दुनिया में हैं, और उन्हीं के ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब क्योंकि ये ओपन बुक है, तो आपने देखा पूरा सब्जेक्ट मैंने मॉड्यूल से ही कवर किया है, तो ये भी मैं मॉड्यूल से ही पढ़ाने वाला हूँ। अब आपको मैं देखिए, क्योंकि मुझे सब कुछ पढ़ाना है ये, है ना, तो मैं अंडरलाइन करूंगा, बट ये नहीं है कि आपको भी हर चीज अंडरलाइन करनी है, बिकॉज फॉर मी ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। मुझे आपको ये पढ़ाना है, तो मुझे मेक श्योर करना है कि हर चीज मैं समझाऊं, बट आपको वही चीजें अंडरलाइन करनी है जो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब कुछ ही अंडरलाइन करके बैठ जाएंगे, तो फिर जब आप रिवीजन करने लगेंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा यार मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, सब पूरी बुक अंडरलाइन कर दी मैंने। तो वैसा मत करना, ठीक है। चलिए, तो कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट encompasses लीगल प्रोटेक्शन फॉर डेटा रिलेटेड टू नोवल इन्वेंशन। अब चाहे आप न्यू कहिए, नोवल कहिए, एक ही बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आईपीआर वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, या ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, या जो और कुछ भी अभी मैंने बोला था कुछ देर पहले, वो सब वहीं देखने को मिलेंगे जहाँ पे कुछ नया है। जो सब कुछ पुराना है, वहाँ पे आईपीआर का कोई लेना देना होता नहीं है। और ये भी आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ आईपीआर के तौर पे प्रोटेक्ट हो जाती है, तो ऑब्वियसली बाकी लोग उसको अनऑथराइज तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। यानी आपको जो भी ओनर है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप उस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि मीनवाइल बायोडाइवर्सिटी डिनोट्स द वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म or originating from various sources along with their associated ecological components. This include ecosystem diversity, genetic diversity, species diversity, all of which contribute to enriching human lives and achieving development objective. The relation between these concepts is evident as invention and product often stems from resource found in biodiversity. अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि जितनी भी दवाइयाँ अभी आज बन रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, बट यस, उसमें आप देखेंगे बहुत बार दवाइयों के ऊपर ग्रीन साइन भी होता है और रेड साइंस भी होता है, ठीक है। तो जो रेड साइंस है, उसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में, और रेड साइन आई थिंक ये यूनिवर्सली है कि खाने पीने की चीज़ें की वो रेड साइन है, मतलब उसमें एग है या कुछ ऐसा कॉम्पोनेंट है,
और ऐसी दवाइयों के साथ भी होता है, तो बिकॉज बहुत बार ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए कोई इंजरी से रिकवर करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो कि एनिमल्स की बॉडी में मिलती है, तो जब दवाइयाँ बनती हैं तो उनका भी एक्सट्रैक्ट उन दवाइयों में यूज़ होता है। दूसरी चीज़ होती है प्लांट्स। बहुत बार ऐसी दवाइयाँ आप मार्केट में देखेंगे जो ऑब्वियसली बनाई इसी तौर पे जा रही हैं या तभी तक बनाई जा सकती हैं जब तक प्लांट्स या उनकी वैरायटी अवेलेबल हो जिससे ये दवाइयाँ बन रही हैं, अदरवाइज ये दवाइयाँ नहीं बन पाएंगी। सो आप देखिए यही चीज़ लेंगे कि हमारी लाइक ह्यूमन लाइफ्स को और बेटर बनाने के लिए, इनरिच करने के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके तहत डाइवर्सिटी अलग अलग ऑप्शंस में मिलती है, कभी वो एनिमल्स में है, कभी प्लांट्स में है, कभी स्पीसीज में है, कभी और वेराइटीज ऑफ चीज़ों में है। तो इस तरीके से ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो चलता है। फिर कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गिवन द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। Its conservation becomes imperative, especially considering the potential of global extension resulting from the loss of single species in one region. This significance of biodiversity is understood by its crucial role in food production, medicine development. तो वही मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो आज हम खा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं दवाइयों के तौर पे, ornaments के तौर पे, बॉडी लोशंस के तौर पे, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली नाम लेना भी शायद मुश्किल है, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन बहुत बार प्लांट्स का है। अभी बहुत सारे ऐसे बॉडी वॉश भी आप देखेंगे आते हैं, क्रीम्स आती हैं, वॉट नॉट मतलब आता है जो कि प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से तैयार हो रहा है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू बताई जाती है कि ये इस तरीके से आपको हेल्प करेगा, अलग अलग तरीके से। तो वही बायोडाइवर्सिटी का रोल है हमारी ज़िंदगी के अंदर और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब जब दवाइयाँ बन रही हैं और अगर वो चीज़ें लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, उनको रिकवरी में मदद कर रही हैं, कल अगर प्लांट्स नहीं होंगे या वो चीज़ें नहीं होंगी जिसके थ्रू ये बनाई जा रही हैं, तो फिर कैसे ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए। और यहाँ पे एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है, कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपका एक सब्जेक्ट है, अब देखिए ये सब्जेक्ट तो ऑप्शनल है ना, मतलब कि किसी ने आईपीआर लिया, किसी ने सीएसआर ले लिया, और अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट एक सब्जेक्ट कंपलसरी इसी ग्रुप में है और वो सबसे पहला सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज ईएसजी, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। तो वो तो सबने ही पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने भी पढ़ा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, कुछ 20 गोल्स के बारे में बात करी जाती है। तो यहाँ पे सॉरी 17 गोल्स के बारे में बात करी जाती है, बट उसमें से कुछ ऐसे गोल्स हैं जो यहाँ पे भी लागू होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं इस पूरी बायोडाइवर्सिटी को और बेहतर बनाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। वो है गोल 13, गोल 14 एंड गोल 15। इनमें यही लिखा है कि बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट को बचाया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मतलब जिस भी पार्ट ऑफ इंडिया में आप रहते हैं, पहले के मुकाबले मतलब आज से 10 साल पहले जो वेदर कंडीशंस वहाँ पे थी और जो अब हैं उनमें बहुत फ़र्क है ना, बिकॉज गर्मी हर जगह जो लेवल है उसका वो बढ़ रहा है। हम देखते हैं दिल्ली जैसे शहरों में और बहुत सारी जगहों में जो टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग द मंथ्स लाइक इन समर स्पेशली 50 तक पहुंच जाता है, इवन 52 भी क्रॉस कर जाता है, ऐसा भी हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ रहा है। आप उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, वो सब आप जानते हैं तो वहां नहीं जाएंगे। तो वो कहते हैं कि बहुत जरूरी है अब इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो बर्फ है पहाड़ों पे वो पिघलेगी, पिघलेगी तो पानी बनेगी, पानी बनेगी तो कहाँ आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही आएगा, शहरों की तरफ आएगा। अब वहां तो पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, तो पानी अगर शहरों में घुसेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मतलब ऐसा है कि हम आज इसको ठीक एकदम से ठीक नहीं कर सकते, बट अगर आज से कोशिश करेंगे तो शायद कभी ठीक हो जाए, नहीं तो एक बार ये आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो फिर कभी ठीक हो नहीं पाएगी। कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन सीज एंड मरीन रिसोर्सेज। तो कहते हैं कि 2021 में एक डेटा मिला है, उसमें ये बताया गया है कि 17 मिलियन जो टन्स है कूड़ा कबाड़ गार्बेज वो पानी के नीचे है। हम लोग बहुत बार आजकल देखिए बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। एक समय था कि एंटार्क्टिक सुनते थे पढ़ते थे, आज लोग वहां पे जाते हैं, ठीक है। वहां पे मतलब आप पेंगुइन्स सुना होगा कभी, अगर देखे ही हो तो अच्छी बात है, बट सुना तो जरूर होगा। तो वो आपको दिखेंगे लिटरली आपकी आंख के सामने। मतलब हम उस हद तक अब पहुंच गए हैं। तो वहाँ के कुछ कायदे कानून है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब फिर भी है कि वहां तक देखिए इंसान की रीच हो गई है। अब वो जहां जहां जाएगा आदत से मजबूर है,
नीड्स भी हैं अपनी अपनी, बहुत सारी चीजें हैं, तो कभी इधर फेंक दी कभी उधर फेंक दी, और फिर वो ओशन के नीचे चला गया, जिससे कि मेरीन लाइफ डैमेज होती है। तो कहते हैं कि जो प्लास्टिक है वो सबसे हार्मफुल है ओशन के लिए, और वही सबसे बड़ा कार्बन सिंक बन रहा है। मतलब लोग प्लास्टिक ओशन में फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं, एज इफ कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट वो जा तो वही रहा है। कोई ऐसा तो नहीं, प्लास्टिक कभी भी, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री, ये सब चीज़ों में बताया जाता है, केमिस्ट्री में स्पेशली, कि प्लास्टिक कभी भी अर्थ के साथ मिलके खत्म नहीं होता। मतलब अगर होता भी होगा तो न जाने कितने 100 साल लगते हैं, उससे भी ज़्यादा। बट प्लांट्स है या ये चीज़ें हैं, ये आप जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं ना। मतलब ये सब्जेक्ट जब हम पढ़ रहे हैं, और स्पेशली ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें केमिस्ट्री का और बायोलॉजिकल चीज़ों का भी रेफरेंस ऑब्वियसली इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि लाइफ ऑन लैंड, सो यानी ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पानी में दिक्कतें हो रही हैं चीज़ें, बट जहाँ पे हम रह रहे हैं ज़मीन पे, वहाँ भी चीज़ें कुछ खास अच्छी नहीं हो रही हैं। लगातार जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। आप सभी जानते हैं आजकल एक नया वो बन गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। मतलब आजकल ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी शुरू हुआ है, बट अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। वो प्रोडक्ट्स और महंगे हैं, और ये कह के बेचे जाते हैं कि इनके अंदर केमिकल्स नहीं हैं या बहुत कम है इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि लैंड की फर्टिलिटी अभी उतनी बची नहीं, बट उसको कहीं ना कहीं ज़बरदस्त केमिकल्स के साथ दोबारा से शुरू किया जाता है, और फिर वो केमिकल भरी चीज़ें हमारे घरों में आती हैं, हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत एक लंबी स्टोरी है, जिसको समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जो अभी सामने पे देख रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, जो आप आजकल बहुत बार लोग सुनते हैं, कहते हैं कि प्योर कुछ भी नहीं है, तो आप सोच लीजिए अगर आज ही आप कह रहे हैं तो 20 साल के बाद क्या होने वाला है। तो ये एक चीज डेफिनेटली है, क्योंकि आज से 20 साल पहले तो फिर भी हम लेबर इंटेंसिव थे, बट अभी धीरे धीरे, मतलब इंडिया, लाइक कंट्री लाइक इंडिया, इवन वो भी मशीन इंटेंसिव हो रही है। अब लोगों की ज़रूरत हर जगह कम पड़ रही है, और आने वाले 10-15 सालों में ये कहा जाता है, एंड आई एम श्योर ऐसा ही शायद होगा, कि जो भी चीज़ें आज आप अपने हाथ से कर रहे हैं, वो कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि जैसे उबर है, कहते हैं कि 20 साल, आने वाले 20 साल के अंदर कोई ये पेट्रोल वेट्रोल का काम बचेगा नहीं, डीजल का या बहुत कम होगा। बहुत सारी कंट्रीज में पता है बहुत महंगा है, जिससे कि लोग इसको यूज ही ना कर पाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले, तो या तो बहुत महंगा हो जाएगा, आउट ऑफ रीच हो जाएगा, और लोग क्या करेंगे, यही उबर्स एंड एवरीथिंग यूज करेंगे, वो भी ड्राइवरलेस कार्स होंगी। तो बहुत चीजें बहुत जल्दी अब बदलने वाली हैं। आई डोंट नो किस डायरेक्शन में जाएगी, बट बायोडाइवर्सिटी से फिलहाल हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हम पे आता है, और हमसे जुड़ी हुई सब चीज़ों पे आता है। बायोडाइवर्सिटी एंड सिग्निफिकेंस, सो वही बात जो कुछ देर पहले हम कह रहे थे, फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ एंड द फूड वी ईट, वही लॉन्ग स्टोरी जो मैं समझा के आ चुका हूँ, टू द एनर्जी दैट फ्यूल्स अस एंड द मेडिसिन दैट हील्स अस। भाई आज की दुनिया में देखिए, छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, तो मेडिसिन वगैरह कोई ना कोई ऑफ एंड ऑन लेता ही रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी बात है, बट आई थिंक जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में आज हम लोग हैं, जहाँ पे ना पानी साफ है, ना हवा साफ है, ना खाना प्योर है, उतनी इम्यूनिटी शायद सबकी बची नहीं है ना। जो पहले के लोग थे उनकी इम्यूनिटी आप देखिए, कुछ खास होता नहीं था, इतना चलते थे, इतना वॉक करते थे, तो साइकिल चला रहे हैं, जिम विम कहाँ होते थे। अब सब कुछ है, तब भी वो बात नहीं है। तो उनका यही कहना है कि यूएन जनरल सेक्रेटरी का, कि देखिए ये सब चीज़ें जो हमें चाहिए, जिन पे हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, इनके साथ या इनके ऊपर हमें काम करना होगा, तभी हम ये जो वॉर है जीत पाएंगे जो नेचर के साथ है। क्योंकि अभी तो नेचर और दिन ब दिन खराब हो रहा है, तो उसको बेहतर करने के लिए हमें उससे लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं कि कुछ हम औजार लेके घर से निकलेंगे, पर ये है कि अपनी हैबिट्स में चेंज लाना पड़ेगा, जो कि एक दिन में नहीं होगा, एक साल में भी नहीं होगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। कोविड जब हुआ था, तो क्या हुआ था, मतलब जो उसके रिpercussions थे वो बहुत बुरे थे, उसमें हम ऑब्वियसली इसको डिनाई नहीं कर सकते। बट जो हमारे लिए अभी का कंसर्न का पार्ट है, वो क्या, हवा साफ हो गई थी, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, पानी साफ हो गया था। लोग तो ये भी कहते हैं, मतलब पता नहीं अब आप कौन से रीजन से हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बच्चे क्लास देख रहे हैं, कि घरों के ऊपर से जहाँ से पहाड़ दिखते थे, बट इतना फॉग होता दिखते ही नहीं थे, पोल्यूशन वो भी दिखने साफ साफ लग गए थे। तो ये क्या हुआ, हम घर पे थे, इसीलिए तो ये सब चीजें हुई। ऑब्वियसली वो रहना हर समय पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सबकी अपनी अपनी एक लाइफ का सर्कल है, और वो हमें करना होगा। बट देन आई थिंक हम उस चीज़ को अगर एक सही तरीके से चलाएं, तो वो चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है। ये भी उस चीज़ से हमें सीखने की ज़रूरत है।
द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू, अब ये पता है जितनी भी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा अरे सर हो सकता है किसी बच्चे को लग रहा है सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं यार, थोड़ा तेज पढ़ाइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो ये जो चीजें मैं आपको आज बता रहा हूँ ना, अभी आपको पहली बात तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं। दूसरा ये कि ये चीजें जब केस लॉ सामने आते हैं ना, तो आपके पास ये कंटेंट होता है, ये कोविड का यहाँ कहीं जिक्र नहीं है, बट ये कंटेंट है जो आप लिख सकते हो, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है। और ये दिखाता है कि अगर जो मैनकाइंड है वो एक मैं कहूँगा सही तरीके से काम करे और जिम्मेदारी से काम करे, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये की पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आंसर्स को इलेबोरेट करने में मदद करेंगे, क्योंकि देखिए ये पूरा जो पैटर्न है ना एग्जाम्स का, उसमें जिसमें आप कहते हैं कि नहीं भाई हमें क्वालिटी कंटेंट चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी कंटेंट चाहिए, ये सब कीवर्ड्स के आसपास घूमता है। जिस बच्चे ने कीवर्ड्स पकड़ लिए ना, फिर चाहे वो कोई भी पेपर देगा अच्छे मार्क्स से पास होगा, फेल तो मतलब रहेगा ही नहीं, बस ये रहेगा एग्जामिनेशन आएगी या नहीं आएगी। और कीवर्ड्स नहीं पकड़े तो भटकते रह जाएंगे कि कहाँ पे क्या लिखें, कितना लिखें, लिख लिख के हालत खराब है और मार्क्स नहीं आ रहे। तो कीवर्ड्स इज द मेन थिंग। तो जहां जहां ये सब चीजें मैं कहता हूँ बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए अब सब बातें हो गई, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। बायोडाइवर्सिटी refers to variety among living things that come from all sources and the ecological framework to which they belong. It also include ecosystem diversity as well as inter and intra-species diversity. Human life benefits from biodiversity, which also offers a viable route to accomplishing development objectives. Intellectual property right are a means through which creators and originals of inventors या invention ideas and goods are protected from being used for profit. So ऑलरेडी बात हमारी हो चुकी है कि बायोडाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और इसको बचाने की ज़रूरत है। और जो भी लोग ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पे चीज़ों को रजिस्टर कराते हैं, उनका मतलब यही होता है कि वो चाहते हैं कि कोई और उसको यूज़ ना कर सके, क्योंकि उन्होंने इसमें अपना कंसिडरेबल टाइम एफर्ट सब कुछ लगाया है, तो वो इसका मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं। बट साथ साथ हमें बस इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है जो यहाँ पे लिखा गया है, कि जब हम ये बात करते हैं कि हम यूज़ करना चाहते हैं और अपने नाम पे उसको प्रोटेक्ट करा रहे हैं, तो यूज करें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्सप्लॉइट ना करें। क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन जो है वो इनडायरेक्टली हम सभी को दिक्कत में लेके आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं, चैलेंजेस हैं सामने, बट अगर और एक्सट्रीम पे जाएंगे तो और चीजें बुरी हो सकती हैं। The significance of biodiversity cannot be overstated. Biodiversity is crucial because it ensures ecosystem stability and resilience. Diverse ecosystems are better able to adapt to environmental changes, thereby reducing the risk of collapse and promoting overall ecological health. देखो एक सर्कल है, ठीक है, लाइफ भी एक सर्कल है, चीजें भी एक सर्कल है। आप अभी एक एज है उसमें हम प्रोबेबली स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, फैमिली लाइफ सेटल होती है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक हम प्रोबेबली सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ते हैं, वो बन जाते हैं सीनियर सिटीजन, एंड देयर आफ्टर इट एंड्स। यही सर्कल ऑफ लाइफ है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। अभी क्या बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अभी क्या अगर हवा साफ नहीं है तो आपने एयर प्योरीफायर लगा ही लिया, पानी साफ नहीं है आपने वाटर प्योरीफायर, ये सब करके हम कैसे ना कैसे काम चला रहे हैं। आप समझ रहे हो, मतलब बाहर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, बट वी बीन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, जो कर सकता है वो कर रहा है। तो जब तक ये सब चल पा रहा है तब तक चल पा रहा है। बट एक लेवल पे ये भी आएगा जब ये लोग ये चीजें भी काम नहीं करेंगी। आपको पता है दुनिया में आप सभी जानते हैं 70% ऑफ द इंटायर थिंग ऑफ अर्थ पानी है, ये सब आपको पता है। पर आप देखिए फिर भी ये कहते हैं कि पानी के लिए थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी या पानी को बचाओ। टेक्निकली पानी तो इतना है हमारे पास कि उसकी चिंता हमें होनी ही नहीं चाहिए। बट दिक्कत ये है कि जो 70% है ये ऐसा पानी है जो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है। इतने एक्सपेरिमेंट आए, हम 21st सेंचुरी में पहुंच गए, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने एक ऐसी चीज बना दी है जो पूरे समुद्र के पानी को फिल्टर कर सकती है। इतना नमक भरा पानी होता है, वो आपने कभी बीचेस पे गए हो तो डिहाइड्रेशन मतलब एक दिन में क्या है, 1 घंटे में हो जाएगा जिसने वो पानी पी लिया अच्छे से। तो एक सर्कल है जो कि चीजें आपस में संभाल रहा है कुछ एक्सटेंट तक, और हमें चाहिए कि हम उस चीज को एक्सट्रीम पे ना ले जाएं, उसको हम समय से प्रोटेक्ट करें। इट प्रोवाइड्स फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर। मेनी क्रॉप्स रिलाई ऑन डाइवर्स इकोसिस्टम फॉर पॉलिनाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल्स, soil fertility, all of which contribute to higher yields. Wild relative or domesticated plants often contain valuable genetic traits that can be used to improve crop variety, making them more resistant to pests, disease, and changing environmental conditions. मैंने अभी कुछ देर पहले आपके सामने बात रखी कि लैंड उतनी फर्टाइल अब रही नहीं है। पहले क्या था कि लैंड फर्टाइल है, बहुत क्रॉप निकल रही है, बहुत पैसा बन रहा है और सब कुछ है।
बट अभी क्या है कि लैंड फर्टाइल उतनी है नहीं, तो क्या करें, अब इंसान तो मजबूर है अपनी आदत से, तो वो क्या करता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स, चलिए ऐसे कह दीजिए, इनका यूज करता है। अब यूज करता है और यूज करता है और यूज करता है, तो वो क्या है कि क्रॉप्स तो बढ़ गई, बट वो उस ओरिजिनलिटी की नहीं है, बट उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो कह रहा है कि भाई मुझे तो ये बनानी थी, मैंने बना दी, और वो मार्केट में उसको बेच रहा है क्योंकि ऐसे ही बिक रही है। वो कह रहा है कि ओरिजिनल तो अब हो ही नहीं सकती कोई भी चीज। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, उससे ह्यूमन हेल्थ तो खराब हो ही रही है, बट जो सॉइल है उसकी क्वालिटी और खराब हो रही है, क्योंकि उसके अंदर जान है नहीं, बट हम आर्टिफिशियली उसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई नहीं, ये क्रॉप तो उगनी चाहिए, उगनी चाहिए, ये मतलब कीड़े इस पे लगने ही नहीं चाहिए। तो जो चीज नहीं करनी वो भी हमें करनी पड़ रही है, जानबूझ के, जानते हैं कि ये गलत है, बट कोई और रास्ता नहीं बचा अब। तो इस मोड़ पे हम आके अब एक तरीके से खड़े हो गए हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, और कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको तीन तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं: इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो हमारे अलग अलग रीजन्स में है, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया का कानून पढ़ रहे हैं हम लोग। वर्ल्ड की बात करें तो आप उसको अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम, कहीं ज्यादा गर्मी है, कहीं ज्यादा ठंड है, कहीं सुबह ही नहीं होती, 6 6 महीने रात रहती है, अब ये भी है, ऐसा ही चलता है वहां पे। स्पीसीज डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के स्पीसीज मिलते हैं, उनके अंदर भी अलग अलग वेराइटीज मिलती हैं, उनकी फैमिली अलग अलग तरीके, जैसे हमारी फैमिली है, अब हमारी फैमिली में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी का बात करने का स्टाइल अलग है, किसी की फिजिक अलग है, सब कुछ अलग है, राइट। तो ऐसे ही उनके साथ भी है, एक प्लांट की एक फैमिली है, अब उसके अंदर 10 तरीके के प्लांट्स निकल रहे हैं, फ्लावर्स निकल रहे हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, कलर्स अलग अलग हैं, तो वो सब कुछ इसका पार्ट है। Genetic diversity offers the amount of variability occurring within a species. जेनेटिक जीन्स, आप जैसे कि एक बच्चे का बर्थ होता है, तो आप देखते हैं उसके अंदर बहुत बार कहते हैं कि इसकी शक्ल पापा से मिल रही है, मम्मी से मिल रही है, फलाना से मिल रही है, इसकी हैबिट्स वैसी हैं, ऐसी हैं। ये क्या है, जीन्स ही तो है। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी भी एक तरीके का सेगमेंट है, वैरायटी है, अलग अलग तौर तरीके से चीजों को देखने की, एनालाइज करने की। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। वो कहते हैं कि भाई इतना सब कुछ हो रहा था तो इंडिया को लगा एक कानून तो होना ही चाहिए बायोडायवर्सिटी के ऊपर, तो उन्होंने 2002 में इसको बना दिया। आई थिंक मैंने कुछ देर पहले 22 कह दिया था, बट आई वाज मिस्टेकन, सो 2002 है, गलती से फ्लो में शायद निकल गया होगा। बट 2002 में इसको बनाया गया। बनाया 2002 में गया था, ये बात बिल्कुल सही है, बट उसके बाद इसमें चेंजेस बहुत सारे आए, और वो चेंजेस जो आए हैं वो काफी लेटेस्ट हैं, और इसीलिए स्टार्टिंग में जो मैंने कहा था, इसीलिए नया चैप्टर अलग से बनाना पड़ा। पहले भी जब आपका आईपीआर का कोर्स हमेशा से रहा है, और मैं, आईपीआर इज बीइंग माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं आई थिंक आईपीआर प्रोबेबली 2012 में मैंने सीएस क्वालिफाई किया था, तभी से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी अब साल है ना, आप देख लेना, जितने भी साल हुए हैं हमेशा मैंने आईपीआर पढ़ाया ही है। अब कभी वो ओल्ड कोर्स में आ रहता है, कभी न्यू में रहता है, फिर न्यू ओल्ड हो जाता है, वाइस वर्सा चलता रहता है। तो आईपीआर हमेशा ही रहा है, इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट तो है, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे कि ओल्ड कोर्स में एक सब्जेक्ट था 2017 में, उसका नाम था आरसीडी, खत्म कर दिया। एमडीसीएस खत्म कर दिया। तो पर आईपीआर नहीं खत्म किया, मतलब ऑप्शनल पेपर्स में उन्होंने कुछ खत्म भी किए हैं, बट ये नहीं खत्म किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा आज की डेट में इंपॉर्टेंट मुझे पता है क्या लगता है, आर्बिट्रेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यूज का नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है, और मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली आईपीआर तो। बट आर्बिट्रेशन इज रियली अ गुड सब्जेक्ट, एंड प्रोबेबली will be my one of the favorite subject, because मुझे बहुत इंटरेस्ट है आर्बिट्रेशन में। और आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं, आर्बिट्रेशन विल बी द नंबर वन थिंग। कोर्ट्स का बर्डन जितना आज आप सुनते हैं, कभी आपने सुना है कहीं पे भी, दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं, कि कोर्ट्स खाली बैठे हैं, केस नहीं आ रहे। और अपने देश में तो आपने ये सुना होगा, कितने लंबे लंबे सालों के केस चल रहे हैं, सुनवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है, चल। तो अब उतना टाइम नहीं है भाई, अब सब कुछ मतलब क्या है, बिजनेस हर दिन बदल रहा है। पहले ऐसा होता था कि 2 3 महीने में एक बार आईपीओ आता था, अभी आप देख रहे हैं हर महीने 5 5 6 6 8 8 10 10 आईपीओ आ रहे हैं। तो अब चीजें बहुत जल्दी, किसी के पास इतना टाइम है वो लड़ने बैठ रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं, और आर्बिट्रेशन से मैटर सॉर्ट आउट करो, खत्म करो, आगे बढ़ो, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। सो आर्बिट्रेशन बहुत अच्छी फील्ड है, और सीएस के लिए तो और अच्छी फील्ड है, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन एक्ट सभी ने पढ़ा होगा, और मैं समझता हूँ कि एक बार अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको रिवीजन हो जाएगा। पढ़ा तो आपने होगा ही, पर उसके
ज्यादा, आई थिंक उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा एंड और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस सब्जेक्ट में मिलती है, तो जरूर आप उसको देख लीजिए। मतलब आपका जो भी इंटरेस्ट है वही चूज करिएगा, बट उसको कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, आईपीआर एंड बायोडाइवर्सिटी में क्या कहना है आइए देखते हैं। सो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आईपीआर एंड बायोडाइवर्सिटी को लेके। देखिए, ऑलरेडी हमने ये तो समझ लिया कि बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत, आई थिंक, बहुत सारी वैरायटी है उसके अंदर। और वैरायटी ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेड़ों में है, पौधों में है, वो एनिमल्स में है, स्पीशीज में है, वो चीज़ें हैं जो अर्थ के ऊपर हैं, वो चीज़ें हैं जो पानी के अंदर हैं, जो जंगलों में है। सो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी। अब इसका आईपीआर से क्या कनेक्शन है, आइए अब वो जानने की हम कोशिश करते हैं। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जितनी भी चीज़ें जैसे मैंने अभी बोली या कुछ देर पहले बोली, उसमें आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में भी आपसे कहा था कि ये जितनी भी प्लांट्स हैं उसमें से काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है फॉर मेडिसिनल पर्पस। और अगर वो प्लांट्स नहीं होंगे तो ये दवाइयाँ नहीं बन पाएंगी। और जिस पर्पस के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो ऑब्वियसली इंसान को क्योर करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी के बारे में यहाँ पे फर्दर बात करी गई है, आइए देखते हैं। सो कहते हैं आईपीआर प्रोडक्ट्स protect products made with specific raw material found in biodiversity system, like the expensive decor made with Kashmiri wood from the particular species of teak wood found in Kashmir region, as well as a product that are directly derived from the traditional wisdom, like the use of Malabar pepper as medicine. IPR serve these two purposes in relation to biodiversity. देखिए, जब हम घर अपना डेकोरेट करने पे आते हैं तो कोई लिमिट नहीं है ना? आप जितना खर्चा खर्चा करना चाहें आप कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोग, जैसे मार्बल है तो वो, जैसे अगर मुझे लेना है फॉर एग्जांपल मार्बल, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मेरे घर के अगल बगल हो सकता है कोई ऐसी शॉप हो या कोई लोकेलिटी हो, वहाँ जाके अगर मैं ज़्यादा अफोर्ड कर सकता हूँ तो मे बी मैं राजस्थान से या और कहीं से मार्बल मंगवा सकता हूँ, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है और बहुत सारा अलग अलग स्पेसिफिक वर्क के मार्बल मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत बहुत फर्नीचर बनवाना है, घर पे कुछ लकड़ी का काम कराना है, तो नॉर्मली क्या है कि भाई आपने कारपेंटर को बोला, वो आपको कुछ वेराइटीज बताएगा। बट इफ यू हैव द बजट तो बताते हैं कि कश्मीर से भी स्पेशल तरीके की लकड़ी आ सकती है। टीक वुड इसको कहते हैं। टीक वुड में भी ऐसे कुछ बहुत क्वालिटीज होती होंगी। तो ये सब कुछ नेचर का ही तो दिया है। मतलब ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, लकड़ी हमने थोड़े बनाई है ना, मैंने ना, आपने ना, किसी और चीज ने, अपने आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो किया है। तो इसी को बायोडाइवर्सिटी का पार्ट मानते हैं। और दूसरी चीज दवाइयों से रिलेटेड है, जो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। The geographical indicator system established by intellectual property law protects the latter. The growing demand for the herbal and organic products in the urban communities around the world today demonstrate the significance of goods generated either directly or indirectly from the biodiversity outside of rural, tribal and indigenous sector. देखिए, जब हम शहरों में रहते हैं और स्पेशली बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ की प्रॉब्लम्स, मतलब वहाँ की अपॉर्चुनिटीज भी अलग होंगी, क्योंकि जब आप नौकरी भी ढूंढने जाएंगे तो आई एम श्योर आप ये सोचेंगे कि बड़े शहर में अगर मैं जाऊं, अगर आपको एक, आई डोंट नो ये सोच मेरी और आपकी सिमिलर कितनी है कि नहीं, पर मतलब ऐसा है कि बड़े शहरों में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती ही हैं। तो तभी तो आप कहते हैं कि मेट्रोज हैं और फिर टीयर ए सिटीज़ हैं, टीयर बी सिटीज़ हैं, ऐसे ही तो कहते हैं इन सब चीज़ों के, ऐसे ही तो नाम डिवाइडेड है। तो कहने का मतलब उस बात से ये है कि जो भी अर्बन कम्युनिटीज हैं उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है, और आई थिंक मेजोरिटी खराब है, मुझे ऐसे भी कहना चाहिए। तो उनके यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी इस तरीके की प्रोडक्ट्स की, जो ऑर्गेनिक हैं, जो डायरेक्टली नेचर से आ रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। तभी ये प्रोडक्ट्स महंगे भी होते हैं, क्योंकि बाकी तो केमिकल ही मिल रहा है सब कुछ, है ना? चाहे आप किसी भी चीज़ को देखिए वो केमिकल से भरी हुई है। पर अगर आप थोड़ा प्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि धीरे धीरे एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। और ये तभी तक है, मतलब ये भी मुझे कह देना चाहिए, ये तभी तक है जब तक हम नेचर को प्रिजर्व कर रहे हैं। आज आप देखते हैं कि जगह नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। अब पेड़ चाहे वो टीक की लकड़ी हो, ऊपर आपने पढ़ा टीक वुड फर्नीचर एक्सेट्रा, चाहे किसी और चीज की हो, अगर हमने वो पेड़ काट दिए, लकड़ियां बेच दी सारी, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है मैं आपको बता दूं। तो एक मूवी मैंने देखी थी, मतलब मैं उतना फॉलो नहीं करता, बट जब इसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है, पुष्पा करके एक मूवी थी, थी ना अभी पुष्पा टू, वो नहीं, उससे पहले एकदम आई थी वो। तो मैंने, मुझे याद है कुछ सीन्स देखे थे उसमें, वो लकड़ी का ही बिजनेस के बारे में भी वो
लड़ाई हो जाती है और सब कुछ। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन, तो अगर मैं कुछ इधर उधर बोल रहा हूँ तो उसको समझ लेना कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन द एंड ऑफ द डे वो चीजें भी तभी तक हैं जब तक लोग उसे रहने देंगे। अब लोग सब जगह पेड़ खत्म कर देंगे, घर बना देंगे, तो बायोडाइवर्सिटी खत्म ही हो जाएगी फिर। तो यही चीज को लेके फर्दर बताया गया है कि यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके जो है, वो फर्स्ट ऐसा देश था जिसने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कानून बनाया और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया। और साथ साथ आपके कोर्स में एक और एक्ट भी है जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपने देखा होगा या देखेंगे, जिसका नाम है प्लांट ब्रीडर राइट। मतलब थोड़ा लंबा नाम है, प्लांट ब्रीडर वैरायटी ऐसे करके। तो उसमें भी आपने देखा होगा बायोडाइवर्सिटी का काफी जिक्र आता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी नेचर के तौर पे हमें मिल रहे हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स करके उनके सीड्स बनाए जाते हैं, फिर उसको रखा जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो वहां भी बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो यही सब बातें जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। पर इसका ये एक ब्राइटर साइड है। अभी हम थोड़ा और बात करेंगे तो समझ में आपको आएगा कि कैसे ये एक डेंजरस सिचुएशन है जो आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो कहते हैं 1930 द यूएस Plant Patent Act was passed, which accorded IPR to asexually reproduced plant varieties. Until 1961, International Convention of Protection of Plant New Varieties of Plant was signed. In 1972, the Supreme Court, मतलब यूएस का, recognized biologist Ananda Chakrabarty patent claim, ये आपने पेटेंट वाले चैप्टर में भी शायद पढ़ा होगा, for a genetically engineered bacterial strain. This legitimized the view that anything, ये ध्यान से समझिएगा, एनीथिंग मेड बाय ह्यूमंस एंड नॉट फाउंड इन द नेचर वाज पेटेंटेबल। जब हम पेटेंट की बात करते हैं और आई थिंक आईपीआर एज अ होल की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है नोवल होना, वो है नया होना। तो आप उसको नोवेलिटी कह दीजिए, नोवल कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, तो अगर वो है तो ही आपको प्रोटेक्शन आईपीआर के अलग अलग सेगमेंट्स में मिल सकती है, चाहे वो कॉपीराइट है, चाहे ट्रेडमार्क है, फिर चाहे वो पेटेंट है। तो ये बताया गया कि जब इस तरीके की बातें होने लगी, अवेयरनेस ऑब्वियसली वेस्ट में या डेवलप कंट्रीज में बढ़ने लगी, तो उन्होंने इसके ऊपर कानून बनाने शुरू कर दिए जिससे कि और सही तरीके से प्रोबेबली रेगुलेट किया जा सके। और ये अलग अलग कोर्ट्स के जजमेंट में सामने आया कि अगर कुछ भी ऐसा है जो नेचर में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता और इंसान की तरफ से उसे बनाया गया है, या पहले था बट इंसान ने उसको मॉडिफाई करके कुछ और ही बना दिया है, तो उसको हम पेटेंट दे सकते हैं या उसका पेटेंट मिल सकता है। तो फिर एक बहस छिड़ गई कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हमने पहले प्लांट ऐसे थे, अब हमने उसके अंदर ये चीजें की और डिफरेंट तरीके का प्लांट बना दिया, तो इसका फिर पेटेंट मिलना चाहिए। पर पेटेंट का जो कनेक्शन है ज्यादातर आप देखेंगे वो प्रोबेबली एक दूसरे डायरेक्शन की तरफ है, इसीलिए प्लांट्स के लिए अलग एक्ट बना दिया गया। और जो चीजें वहां कवर नहीं होती हैं, हर चीजों के लिए तो अलग एक्ट नहीं बन सकता, उसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। We get that until very recently, these plant rights were only recognized in some countries and they could not enforce these rights in other nations. However, this has changed in the signing of TRIPS agreement and TRIPS आप जानते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको इंडिया ने भी साइन किया है। जिसका मतलब ये है कि जो कंट्रीज ट्रिप्स को साइन करेंगी उनको ट्रिप्स के अंदर की जो बातें हैं वो माननी ही पड़ेंगी। एग्रीमेंट का मतलब तो यही होता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब देखिए आप तो कॉन्टिन्यूस आईपीआर पढ़ रहे हैं तो आई एम श्योर आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ सीएस प्रोफेशनल के। तो अभी आप आईपीआर देख रहे हैं, बट इससे पहले कितने सारे सब्जेक्ट्स ग्रुप वन में, ग्रुप टू में, बहुत सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कंप्लीट इंग्लिश की भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो पर आप क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में शायद पढ़ रहे हैं तो आपको ये और अच्छे तरीके से याद होगा कि हमने बात करी थी जब प्रीवियस चैप्टर्स में आपने देखा था, तो बताया था कि एक सामने ये रख दिया गया कि या तो आप अपना खुद का एक कोई ऐसा प्रोविजन बना लीजिए जो कि ट्रिप्स को कंप्लाई करता हो, और अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो ट्रिप्स एग्रीमेंट को फॉलो कर लीजिए, है ना। ऐसी बातें हुई थी इनिशियली जब आपने इस पूरे कोर्स को देखना स्टार्ट किया होगा। तो इंडिया ने ट्रिप्स को अपना लिया, उसको लागू कर दिया, और उसी लिए कहीं ना कहीं सारे लॉज जो हैं वो बनाए गए, या यूं कह दीजिए इनके अंदर चेंजेस लाए गए। नहीं तो इतनी जल्दी लॉज में चेंजेस आते नहीं हैं। आप देख लीजिए कंपनीज एक्ट है 1956, खैर अब तो ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया, बट 1956 से 2013 तक वो चलता ही रहा, वो जैसे भी चला वो चलता ही रहा। और आई थिंक वो, आई डोंट नो उस पर कितना कमेंट अभी करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से जो पहले वाला एक्ट था उसमें फीस वगैरह काफी कम या रीजनेबल थी। अब तो छोटी छोटी बात के लिए फीसेस हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट बात करती है, तो बहुत सारी चीजें हैं।
ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ आईपीआर ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब एक सवाल है मेरा आपसे, इतनी सारी बात कहने के बाद एक सवाल है। देखो, जो पैसे वाला है, चाहे वो एक इंसान है चाहे वो कोई एक देश है, उसका हाथ हमेशा मजबूत रहता है। ठीक, क्योंकि उसे पता है कि पैसे से इफ नॉट ऑल पर मेजोरिटी चीजें तो मैं कर ही सकता हूँ। तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही होने लगा। यहाँ पे ये हुआ कि ठीक है, कानून बन गया, क्योंकि पहले तो कोई कानून था नहीं। तो फिर अगर कोई चीज ले लेता तो कोई कह नहीं सकता था उसको कुछ, पर अभी कानून बन गया तो वो लोग क्या करने लगे, लीगलाइज तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी, उन्होंने क्या किया, अलग अलग रिसर्च किए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी का जो चीजें हैं, चाहे वो दवाई बनाने के लिए कोई प्लांट्स हैं या कोई प्रोसेस है, अपने नाम पे उसको रजिस्टर्ड करा लिया इन टर्म्स ऑफ द आईपीआर। तो इससे ये हुआ कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अमीर होते गए, क्योंकि अगर कोई दवाई चाहिए और मान लीजिए लाइफ सेविंग ड्रग है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो बनाने वाली एक ही कंपनी है, तो फिर हमें उन्हीं से लेना पड़ेगा। वो अलग बात है कि फिर हम कंपलसरी लाइसेंस की तरफ बात करें, वो अभी दूर है चीज, बट लेना तो उनसे ही पड़ेगा, फ्री में तो वो देंगे नहीं, क्योंकि वो कहेंगे इतना पैसा हमने लगाया। पर ये देखा गया कि वही लोग ये सब कुछ लेते जा रहे हैं, तो जो सो कॉल्ड एज डेवलपिंग है या सो कॉल्ड एज अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। वो गरीब से गरीब होते गए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो अमीर से अमीर होते गए। क्योंकि भाई चाहिए, कोई चीज तो चाहिए ना। किसी को कोई दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ हो रही है, तो उसको तो उस समय वो मेडिकेशन चाहिए, वो ट्रीटमेंट चाहिए। पैसा तो बात की बात है। तो ऐसे करके एक कैपिटलिस्टिक, कह दीजिए, इकोनॉमी जो है वो तैयार कर दी गई। तो ये भी एक बहुत बार इल्जाम लगता है, क्योंकि जब कोई चीज किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उसको कोई भी यूज करे। बट आपने लीगलाइज तौर पे जब किसी के नाम पे रजिस्टर्ड उसको कर दिया, तो फिर तो बिना पूछे कोई यूज ही नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो वही सब चीजें, रॉयल्टी एक्सेट्रा, वो सब पे करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बात, जो मैंने अभी आपको बताया ना, स्टोरी फॉर्म में कह दीजिए, या जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी, यही नीचे इस पैराग्राफ में लिखी हुई, अलग अलग पॉइंट्स में लिखी हुई है। पर क्योंकि हर लाइन को अंडरलाइन करके अगर मैं बताने लगूंगा, तो वो तो ट्रांसलेशन हो जाएगा कि इसका हिंदी मतलब ये है, तो वो तो मुझे करना नहीं है। तो मैं आपको वो नॉलेज दे रहा हूँ जो यहाँ पे सारी लिखी है, और ऑलरेडी मैंने पढ़ ली है, ऑलरेडी मैंने समझ ली है। पर आपको बस मैं समझा रहा हूँ एक स्टोरी के फॉर्म में, जिससे कि आपको ये सुनने में, कहीं से भी आप देख रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, कहीं पे भी, तो इजिली उसको सुनते जाएंगे। इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो आपको लर्न करना हो। जहाँ आएगा कुछ ऐसा वहां मैं बताऊंगा, बट ये चीजें तो बड़ी नॉर्मल और बहुत बेसिक हैं, जो आई एम श्योर आपको समझ में आ रही होंगी। तो कहते हैं कि आईपीआर, इम्पैक्ट्स ऑफ आईपीआर ऑन बायोडाइवर्सिटी आर हार्ड टू एसेस, पर कुछ हैं जो बताए गए हैं। करंट आईपीआर रीजन्स हैव अलाउड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट to appropriate the resources and knowledge of resource rich but economically poor countries and community, further improvising them and denying them the benefit of technological innovation. डिनाइंग देम, भाई बड़ी बड़ी कंपनीज ने रजिस्टर्ड कर लिया अपने नाम पे जितनी भी चीजें हैं, या जिनसे उन्हें लगता है कि फायदा हो सकता है। तो ठीक है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, थोड़ा बहुत तो उन्हें फायदा मिलेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। तो फिर क्या होगा, वो नीचे लिखा हुआ है कि वो डेट का बर्डन उन पे बढ़ता जाएगा, पैसा देना ही पड़ेगा, पैसे के बगैर कुछ मिलेगा नहीं उन्हें। तो इस वजह से उनकी पोजीशन और वीक होती जाएगी, तो गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। So IPR are likely to greatly intensify the trend of harmonization या homogenization of agriculture production and medicinal plants use system. In agriculture, for instance, any corporation that has spent enormous amount of money obtaining an IPR would want to take it varieties in as large area as possible. तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर दुनिया भर में, आई सपोज, इट्स नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, उनका ये है कि लोग क्यों कहते हैं कि सरकारी नौकरी करनी है, पता नहीं आज लोग क्या सोचते हैं, मतलब आप लोग क्या सोचते हैं ये मुझे नहीं पता, बट एक ट्रेंड है कि सरकारी नौकरी करनी, क्यों करनी है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है, उतना वर्क प्रेशर नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। आज आई थिंक ये सब चीजें अब उतनी भी नहीं रह गई हैं, क्योंकि एक समय होता था पेंशन मिलती थी, सब कुछ, अब तो सब बंद हो गया, आपको पता ही है। पर फिर भी प्राइवेट सेक्टर इज नोन फॉर इट्स एफिशिएंसी, मतलब वो काम करके ही देगा आपको, और पैसे भी वहां ऐसे नहीं मिलेंगे। आप जानते हैं, अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप जानते हैं ना कितना आप काम सुबह से शाम तक करते हैं, या आगे जाके करेंगे, वो अच्छा है, क्योंकि उससे आप सीख रहे हैं। बट यही करना ही होगा आगे, किसी भी फील्ड में अगर हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये बताया गया कि जो कंपनीज है वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए या डॉलर्स खर्च कर रही हैं, तो वो तो फिर मैक्सिमम यूज उसका
करना ही चाहेंगे। तो ये दो साइड ऑफ द स्टोरी है जिसके बारे में हम साइड बाय साइड बात कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे कही गई। और कुछ देर पहले मैंने आपसे ये कहा था हैविंग टू पे सब्सटैंशियल रॉयल्टीज, याद है यही वर्ड अभी इस्तेमाल किया था ऊपर, और बताया था कि जो भी नीचे लिखा है वो सब मैं आपको ऊपर बता ही रहा हूँ। तो वही चीज है कि इतनी रॉयल्टीज देनी पड़ेंगी जो गरीब कंट्रीज हैं, तो उन पे क्या होगा? गरीबी, डेट, डेट बर्डन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वर्ल्ड बैंक से लोन मांगेंगे, एक लिमिट तक मिलेगा, फिर मिलेगा नहीं, तो फिर वही होगा जो बहुत सारी इकोनॉमीज में आपने आज से पहले होता हुआ देखा है। तो ये एक पैरेलल इकोनॉमी जो है वो बन रही है, जिसके बारे में यहाँ पे बात करी गई। और इस चीज का आप अगर पूछें, यहाँ तो नहीं लिखा, बट क्या कोई सोल्यूशन है? द आंसर इज नो। अगर प्रोटेक्शन नहीं दें तो लोग कहेंगे कि सर आप प्रोटेक्शन नहीं देते। याद है जब हमने स्टार्ट किया था ये क्लास, तो मैंने आपको कुछ और भी स्टोरीज सुनाई होंगी, आई एम श्योर। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कॉपीराइट का एग्जीबिशन लगा, ये कॉपीराइट चैप्टर की बात है जो मुझे याद है। तो उसमें लोग आए नहीं, कहते हम अपना ये दिखाएंगे ही नहीं, कॉपीराइट का जो भी चीज कॉपीराइट के अंदर कवर होती है, ब्रिज था ये वो, नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? कहते अगर हम दिखाएंगे तो हमारा कोई चीज कॉपी कर लेगा, वो भी बना लेगा। तो जब तक आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दोगे, हम कुछ जो भी नया सोच रहे हैं वो दिखाएंगे नहीं। तो जब तक नया नहीं होगा तब तक एडवांसमेंट नहीं होगा। तो हर चीज से एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रिलेटेड है। अब अगर उनको प्रोटेक्शन दें तो कोई जो गरीब कंट्रीज हैं या सो कॉल्ड एज अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो सवाल उठा रही हैं। ना दें तो वो जो रिच कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, वो कहते हैं हम कुछ काम करेंगे नहीं, हम एडवांसमेंट के लिए क्यों करें, हमने कोई एनजीओ थोड़े खोला है। यही सारी बातें जो है वो यहाँ पे कही गई है। पर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं ये सब के बाद, तो यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है जिसका ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेशन है और जिसको टीके भी कहा गया है। तो नीचे बहुत बार आप देखेंगे टीके टीके लिखा है, तो टीके का मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज ही है। पर इंडिया के एक स्टैट्स के हिसाब से बताते हैं कि इंडिया में इस समय अबाउट 167 क्रॉप्स हैं जो कि अपने आप में यूनिक हैं। 322 या 320, 320 वाइल्ड क्रॉप्स हैं, और उनके कुछ रिलेटिव्स हैं, और इसके अलावा कई सारे और एनिमल्स भी हैं जो कि अपने आप में यूनिक हैं, उन जैसा कोई और नहीं है। अब देखो, शेर है, लायन है, ये सब बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, आप भी पढ़ के ही आए हैं, मैं भी जान। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जिनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता कहीं किसी भी बुक्स में, बिकॉज वो बहुत कम देखने को मिलते हैं और शायद उन पर इतना रिसर्च नहीं है, बट दे डू एग्जिस्ट। और मैंने यही बात आपको, और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सिर्फ हम जब बात यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी इज अ लार्जर वर्ल्ड जिसमें आई थिंक हर वो चीज आ सकती है जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है और जिसके बारे में कोई और जानता नहीं है, या लोगों ने उसको खोजा और उसके बाद उसको मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसे पता नहीं कितनी चीजें होंगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। अब आप शहरों में रहते हैं, ठीक, अर्बन एरियाज में रहते हैं। आप देखिएगा कि अब ये यहाँ पे लिखा है, तो मेरी बात कोई भी लाइटली मत लेना है सोच के कि सर तो कोई स्टोरी सुना रहे होंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो यहाँ लिखा है ना, मैं उसको इजी फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूँ, तो मेरी हर बात बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या है कि जैसे आपने कभी ट्रैवल्स, कभी डिस्कवरी या हिस्ट्री 18 लगाया हो और कभी देखा हो या कभी पढ़ा हो इसके बारे में किसी बुक में, तो आप देखेंगे बहुत बार वो लोग कैमरा लेके जंगलों में चले जाते हैं, तो उन्हें कोई ट्राइबल लोग मिलते हैं जो एक अलग ही बोली बोलते हैं, अलग पूरा रहने खाने का तरीका है, कपड़े आज सच कुछ पहनते नहीं वो बहुत ज्यादा, और खाने के लिए भी उनके पास वो नहीं होता जो यहाँ पे शहरों में या गाँव में भी even खाया जाता है। एक अलग ही तरीके का उनका पूरा हिसाब किताब रहता है। कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप ही करना है जो कुछ करना है। तो उसको हम ट्रेडिशनल के तौर पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर, जहाँ लोग आज भी मतलब अर्बन एरियाज में आना या सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में नहीं, वो इससे भी कहीं दूर है, उन्हें कुछ नहीं पता। प्रॉबेबली उन्हें ये भी नहीं पता कि टीवी क्या होता है, उन्हें नहीं पता लाइट क्या होती है। ये तो बात आप मानते होगे कि ठीक है, लाइट जाती थी ज्यादा, अब नहीं जाती, बट उनको इससे मतलब, इन्होंने कभी देखा ही नहीं कि ये सब होता क्या है। इस तरीके, तो उनको हम ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट मान रहे हैं, तो उनके पास कोई ऐसी चीज है। अब देखो, वहां पे भी बीमारी, अब अगर ये शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। तो वो जो आते हैं वो कोई सॉल्व करने के लिए कोई डॉक्टर थोड़े है वहां पे। वो क्या करते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं या एनिमल्स हैं, इन्हीं से अपना काम चलाते हैं। तो उनके पास ये कहाँ से आई? ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, मेरी बात आप समझ रहे हो? और इसी को यूज करके वो आज तक सरवाइव कर रहे हैं। वो कभी शहरों में नहीं आ रहे इलाज करने की ऐसा हो गया, वो उसी को यूज करके सरवाइव कर रहे हैं आज तक।
सो कहते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड रिलेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, जो मैं ऑलरेडी आपको काफी डिटेल में बता चुका हूँ, आर ऑफन ऑफ ग्रेट कमर्शियल वैल्यू टू बिजनेस कॉर्पोरेशन डेवलपिंग कमर्शियल products. Corporation often want to acquire IPR related to biological resources and traditional knowledge as a way of maximizing their income generation. देखिए, इन द एंड ऑफ द डे वो लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अगर समझ पाते हैं ट्रेडिशनल लोग कैसे क्या करते हैं, उसी को वो कॉपी कर लेते हैं। मतलब एग्जैक्टली भले ना कर पाए बट काइंड ऑफ कॉपी कर लेते हैं, और उसी तरीके का मैं कहूँगा चेंजेस थोड़े बहुत करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं या अपने नाम पे रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। तो उससे होता क्या है, वो तो बड़ी कंपनीज है, उन्हें तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, बट ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी इन लोगों के पास, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज थी, वो प्रोटेक्टेड नहीं रह जाती। मतलब वो उनकी नहीं रह जाती है, वो एक तरीके से कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाती है। तो कोई भी अगर उसे यूज कर रहा है तो फिर वही है कि रॉयल्टी का चक्कर आ गया, उनसे पूछ के ही आप करें, आप ऐसे कर नहीं सकते। तो टेक्निकली वो कंपनी की नॉलेज तो है ही नहीं, उन्होंने तो बस जाके देखा और देखने के बाद कुछ चेंजेस करे। ऑब्वियसली ये तो वो भी जानते हैं कि एग्जैक्टली अगर वही चीज रजिस्टर कराना चाहेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि आईपीआर इज नोन फॉर नोवल या न्यू, कुछ भी कह दीजिए। तो वो थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको रजिस्टर कराते हैं, जिससे कि ट्रेडिशनल लोगों से जो उनके कुछ बचे हुए अधिकार हैं, राइट्स हैं, नॉलेज है, वो भी छिन जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बात लिखी गई है। तो ट्रेडिशनल कम्युनिटी इज अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर्स टू कम्युनिटीज, देखो क्या लिखा है, हुज वे ऑफ लिविंग या लाइफ इज लार्जली शेप्ड बाय जनरेशन ऑफ देयर एंसेस्टर्स। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अर्बन या फास्ट चेंजिंग सोसाइटी एंड लाइफस्टाइल। उन्हें पता ही नहीं है, मतलब ब्रांड्स ये वो जो भी आप देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं। वो उनका एक ग्रुप है, और जनरली जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल ट्राइबल इन सब वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लोग कुछ खास नहीं, फिशिंग है, फार्मिंग है, या फॉरेस्ट ड्वेलिंग है, लकड़ियों से ही काम चला लिया, उसी से आग जला लिया। मतलब जो भी आप देखते हैं ना, जो मैं बताया कि भाई डिस्कवरी है या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, इन सब में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनके बारे में कि कैसे क्या है क्या नहीं। बॉडी भी इतनी रफ टफ हो जाती है इतने वाइल्ड एनवायरनमेंट में रहने के बाद, तो उन्हीं को यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज का रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। पर दिक्कत वही है कि ये जो इनको नॉलेज मिली है, कहाँ से मिली, ये कोई पढ़े लिखे तो होते नहीं उतने, उतने क्या बिल्कुल भी नहीं, कहाँ स्कूल जाएंगे, ना स्कूल होते हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं। तो इनके जो पहले के लोग थे, एंसेस्टर्स थे, ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड मदर थी, या और लोग थे, वही सिखा के जो गए हैं, वही चीजें जो है ये फॉलो कर रहे हैं। तो उसी को हम ट्रेडिशनल नॉलेज का पार्ट बोल रहे हैं। तो कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएट विद बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज इंटेंजिबल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। टीके यानी ट्रेडिशनल नॉलेज हैज अ पोटेंशियल ऑफ बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू कमर्शियल बेनिफिट्स बाय प्रोवाइडिंग लीड्स फॉर डेवलपमेंट of useful product. The valuable leads provided by TK save time, money, and investment of modern biotech industries into any research and development या प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो एक क्या होता है कि शुरू से लेके आखिर तक मैं पूरी मेहनत करूं, एक प्रोडक्ट को बनाना है तो सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके देखनी पड़ेगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उसमें फेल होंगे, फिर कहीं जाके कुछ रिजल्ट सामने आएगा। ऐसे ही तो होता है। बट यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी उन्होंने इसको यूज किया है, तो ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है। तो कंपनीज क्या करती हैं, वो चोरी करने की कोशिश करती हैं, तो वो हम यहाँ पे नहीं होने देना चाहते। तो कहते हैं कि उसको आईपीआर से दूर रखा जाएगा, उसको आईपीआर के तौर पे आप नहीं ला सकते, या उस चीज को इस्तेमाल करके इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन आप नहीं ले सकते। पर ये कहने की बात है, अब कितना लागू ये प्रॉपरली हो पाता है, ये अपने आप में एक सवाल है। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो उनके प्रोबेबली कल्चर हेरिटेज है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में पूरी उन्हें जानकारी है। तो वो उनका कल्चर का पार्ट है, जिसको वो आज तक फॉलो करते हुए आए हैं। फिर कहते हैं सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट एम्बेडेड विद ट्रेडिशनल नॉलेज आर प्रैक्टिस इन बिलीव प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Integrating such wisdom into contemporary resource strategies can help ensure responsible resource use. तो देखिए क्या होता है कि ये जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जैसे कि पेड़ पौधे या एनिमल्स हैं, पानी है, और जो भी चीजें, लकड़ियां हैं, उन्हीं के सहारे कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल का मतलब तो यही होता है कि हम कोई केमिकल या इस तरीके का इस्तेमाल ना करें जिससे कि इन्वायरमेंट खराब हो। तो ये क्या करते हैं कि जो भी
ट्रीटमेंट करते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर ये मेक श्योर करते हैं कि एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचे. Scientific contribution, traditional knowledge has significantly enriched various scientific disciplines, including medicine, agriculture, ecology. Many modern advancements in these fields draw upon traditional practice and insight. फिर कहते हैं डाइवर्सिटी एंड, एक बार ये पढ़ लो फिर मैं आपको समझाऊंगा. इंक्लूसिविटी प्रमोशन, एक्नॉलेजिंग द डाइवर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड कल्चर्स. ट्रेडिशनल नॉलेज एडवोकेट्स फॉर इंक्लूसिविटी. By honoring and embracing traditional wisdom, greater mutual understanding and respect among cultures can be fostered. Fostered मतलब increase. तो वही बात जो ऊपर हमने करी थी उसी के continuation में कि अगर जो कंपनीज हैं या जो रिसर्चर्स हैं वो अपने लिमिट में रहकर रिसर्च करेंगे, इनके एरियाज में नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली दोनों तौर पे चीज़ें जो हैं वो एडवांस होंगी. अर्बन कम्युनिटीज़ अपना रास्ते पे आगे बढ़ेंगी और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ अपना कल्चर बचा पाएंगी. तो उसी को कह रहे हैं कि सारे के सारे कल्चर्स जो हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर जो मॉडर्न कम्युनिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो इनकी टेक्निक चोरी करने की कोशिश करें या उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करें, तो वो एक तरीके से अच्छी बात नहीं होगी. क्योंकि उन्होंने तो हमसे, जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाले लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं या ट्राइबल, उन्होंने तो हमसे कुछ लिया नहीं है, तो हम उनका, हमारा क्या हक बनता है कि हम उनकी चीज चोरी कर लें. वो तो जानते नहीं है, समझते नहीं है. तो उसके बीच में एक डिमार्केशन करने की बात जो है वो यहाँ पे स्पेसिफिकली कही जा रही है. तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में जो भी बात मैं आपको अभी बता चुका हूँ उसी के कंटिन्यूएशन में जो बात है वो यहाँ पे लिखी गई है कि रादर देन जो कंपनीज हैं या जो एस्टैब्लिश कंट्रीज हैं, वो ट्रेडिशनल नॉलेज जिनके लोगों के पास है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है या जो बहुत दूर दराज एरियाज में रहते हैं, तो रादर देन उनकी नॉलेज उनसे गलत तरीके से हासिल करी जाए, क्यों ना ऐसा हम करें कि उन्हें भी अपने साथ मिला लें, जिससे कि कंपनीज जो ट्रेडिशनल नॉलेज ले रही हैं उनका भी फायदा हो और वो जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका भी फायदा हो. तो एक मिडवे मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश है वो यहाँ पे करी जा रही है. अब देखिए जैसे कि योगा है, ठीक है, या आयुर्वेदिक है, इस पे कोई पेटेंट नहीं है, कोई कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है. क्यों? क्योंकि ये ठीक है कि आने पिछले आप शायद 10 साल 15 साल में इसका काफी ज्यादा पॉपुलरिज्म हुआ, लोग इसके बारे में अवेयरनेस आई, बट अगर आप देखेंगे इसकी हिस्ट्री से रियलाइज कि ये तो बहुत पुराना है, और जो भी चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको कभी भी प्रोटेक्शन मिल ही नहीं सकती. आईपीआर के तौर पे किसी भी हेड के अंदर प्रोटेक्शन मिल नहीं सकती. तो हमारी भी कोशिश यहाँ पे यही होगी, अब नीचे हम यही पढ़ेंगे कि रादर देन जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाले लोग हैं उन्हें अलग कर दिया जाए, उनसे बेनिफिट भी ले लिए जाए और उन्हें कुछ दिया भी ना जाए, उसके बदले हम साथ में अगर उन्हें लेके आगे बढ़ेंगे तो इसमें उस देश का, उन सब लोगों का, कंपनीज का, सबका ही फायदा है. तो कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स ट्रेडिशनल यूज. सो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में या उसके सिनोनिम्स के बारे में बात करी जा रही है, नॉट दोज होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक. उनको तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो उन्हें अंग्रेजी दवाइयाँ कहा जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो मेडिसिन हैं वो बिक रही है इंडिया में, बहुत समय से बिक रही है, बट उन्हें फिर भी एक अंग्रेजी मेडिसिन या अंग्रेजी दवाएं कहा जाता है. जबकि ये जो आयुर्वेदिक है ये सब कुछ इंडिया के अंदर, या यूं कह लीजिए कि यहाँ पे यूज होने वाली चीजें. अभी एक लॉन्ग डिबेट का टॉपिक है कि क्या ज्यादा इफेक्टिव है और क्या नहीं, बट यस, जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसके अंदर आयुर्वेदिक की नॉलेज भी फॉल करती है. Are part of the official healthcare system in India dependent on diversity of biological resources. Farmers, livestock keepers have improved and nurtured diverse varieties of crop and domestic animals over generation. This has made invaluable for food security in providing clothing, healthcare, and shelter. So, क्रॉप्स की अगर हम बात करें या जानवरों की बात करें, एनिमल्स का, डोमेस्टिक एनिमल्स का नाम इस्तेमाल किया गया है. आप देखिए कभी आप जू जाएंगे या सफारी, जंगल सफारी, ऑल्दो मैं गया हूँ जंगल सफारी, बट मे बी ये मेरा बैड लक है या क्या मुझे नहीं पता, पर कभी मुझे ऐसे मतलब चिड़िया और दो चार चीजों के अलावा कुछ खास दिखा नहीं है. मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या होती है जो हम बहुत बार वीडियोस में देखते हैं यूट्यूब पे या कहीं और, कि एकदम कोई शेर आ गया या दूर कहीं शेर है तो वो आपको बताएंगे कि देखो यहाँ से वो गया है, उसके पैर के निशान है. मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, बट मैंने कभी ऐसे लाइव टू लाइव सफारी में यानी फेस टू फेस तो देखा नहीं है.
और आई थिंक अच्छा ही है, क्योंकि पता नहीं कैसे क्या होगा। एनीवे, तो यहाँ पे बात करी गई है जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको फीड करना या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें शेल्टर देना, फैसिलिटीज देना, ये सब कुछ ट्रेडिशनल जो लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, वही कर रही हैं, तो उनको हम अब इनसे दूर नहीं कर सकते। All over India, local communities have independently conservative wild areas, including natural ecosystems, sometimes deemed to be sacred examples, sacred groves, and some thousand of years old dedicated to local deity, मतलब कोई god है, goddess है। अब देखिए, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, और आप जानते हैं कि रिलीजन एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। क्या बोलना है, कितना बोलना, बड़ा सोच के कहना पड़ता है उन सब चीज़ों को, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे रिलीजन कभी भी हमें लड़ाई करना तो नहीं सिखाता है। ये एक सिंपल सी बात है जो मैं मानता हूँ। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे यही लिखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने ये भी देखा कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो बहुत सारे चीज़ों को, जैसे कि फॉरेस्ट का एरिया हो गया या कोई पानी हो गया, उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि यहाँ तक हम किसी को आने नहीं देंगे। कोई भी बिना उनकी परमिशन के आने की कोशिश करेगा तो वो उस पर अटैक कर देंगे। वो कुछ समझते नहीं, जानते नहीं, ना हमारी भाषा बोलते हैं, ना हम उनकी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, जैसे वो हैं उन्हें वैसे ही रखा जाए। जबरदस्ती उनसे उनकी चीज या उनके हक जो है वो ना छीने जाएं। अगर कुछ हम कर सकते हैं चीजों को और बेहतर बनाने के लिए, तो ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कोई ऐसा पैरामीटर या कोई ऐसा फॉर्मूला हम निकाले जहाँ पे उनकी भी ग्रोथ हो, जो कंपनीज है उनकी भी ग्रोथ हो, और सभी का फायदा उन लोगों को मिले। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है तो प्लांट से बन रही हैं, तो उन लोगों को भी फायदा मिले उसका। अब बात करते हैं बायो पायरेसी। सो बायो वर्ड में भी यहाँ पे कुछ नया शायद लग सकता है, बट पायरेसी क्या होती है हम अच्छे तरीके से जानते हैं। एक सिंपल वर्ड्स में आई थिंक ये अप्लाई कॉपीराइट में भी बहुत एक्सटेंड तक होता है। बहुत बार सुनते हैं कि अभी मूवी रिलीज नहीं हुई है और इंटरनेट पे फलाना फलाना जगह पे वो अपलोड हो गई है और लोग डाउनलोड कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पायरेसी यही है कि जब आप किसी का काम बिना उनसे पूछे लोगों को शेयर करते हैं, बिना पेमेंट के, बिना कंसिडरेशन के शेयर किया जाता है, बिना उनके कंसेंट के शेयर किया जाता है, वो सब कुछ पायरेसी का पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पे भी यही है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, अब क्या कि जो लोग हैं शहरों में, उन्हें लगता है वो बहुत ज्यादा चालाक हैं और एवरीथिंग, सो वो उनके एरिया में किसी तरीके से चले गए और वहां से सामान लाने लग गए और उसको यूज करके बेचने भी लग गए, बट उन बेचारे भोले लोगों को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। सो इसी को बायो पायरेसी का नाम दिया जा रहा है। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा फ्रंट ये है कि आपने कह दिया कि ये देखिए, जो भी मैं चीजें, कंपनी कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी जो बेच रही है वो प्योर है, वो ट्राइबल कम्युनिटीज से आ रही हैं, और जबकि सच ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि ये यहीं कहीं बन रही हैं, बट उसकी ब्रांडिंग ऐसे करी जा रही है कि दुनिया को लगे कि वो सच में सही है, सच में एक्चुअली ओरिजिनल है, जबकि ऐसा है नहीं। So biopiracy is a violation of the right of the traditional communities over the biological resources and related knowledge. The implication of biopiracy are economic as well as ethical. Obtaining IPR, usually patents or plant breeder right to gain monopoly over biological resources, related traditional knowledge or commercial product based on these resources without the consent or any benefit going to the original holder, इसी को आप बायोपायरेसी कहते हैं। यही मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया। चैप्टर की शुरुआत में भी यही कहा था कि मैं पढ़ूंगा तो सब कुछ, बट मेरी बातों पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चीजें यहाँ पे 4 लाइनों में आप समझ सकते हैं वो मैं शायद आपको 1 या 1.5 लाइन में आराम से इजी वर्ड्स में समझा सकता हूँ। तो बायोपायरेसी यही है कि जब आप बिना किसी के जो ओनर हैं उनके कंसेंट के बगैर उनका सामान इस्तेमाल करते हैं, तो बायोपायरेसी है। एक चीज और भी है जो मैं यहाँ पे समझनी है, वो ये है कि ऐसा नहीं है। देखिए, शायद दिमाग में एक सवाल आया कि सर ट्राइबल कम्युनिटीज को किसने ये राइट दे दिया कि भाई ये जगह उनकी है, या ये जो भी पेड़ पौधे जहाँ पे वो रह रहे हैं, ये जो जानवर हैं वो सब उनके हैं, ये किसने उन्हें राइट दे दिया? क्या कोई लॉ है ऐसा जो कहता है? तो देखिए, कोई लॉ तो नहीं है, पर अगर कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं, शायद एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं, बट समझाने की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो जब आप एक जगह पे रहते हैं और कुछ 10 12 20 साल 50 साल नहीं, 100 साल और उससे भी ज्यादा, पता नहीं कब से उसी एरियाज पे उनकी फैमिली के मेंबर्स रह रहे हैं, तो उनका उस पे एक लगाव हो गया। उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजों को इवॉल्व किया, खुद एक्सपेरिमेंट करके वो समझे क्या सही है, क्या नहीं सही है, कैसे क्या करना है। तो फिर ऑब्वियसली उनका राइट उन्हें मिलना चाहिए। हम ये तो नहीं कह रहे कि कोई भी उनको यूज ही नहीं कर सकता, हम कह रहे हैं उनके कंसेंट के बगैर नहीं आप कर सकते।
जो ओनर है वही तो तय करेगा कि उसको अपने राइट्स किसको देने हैं भी या नहीं देने हैं। तो कहते हैं बायोपायरेसी possess significant and enduring adverse effect on the biodiversity with several noteworthy repercussions. There are loss of biodiversity. तो अगर इस बायोपायरेसी को नहीं रोका जाएगा तो क्या होगा? कंपनीज को क्या चाहिए? प्रॉफिट, और वो इसके लिए किसी भी हद तक, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो ये लोग तो क्या है, उसको देख समझ के एक लिमिटेड लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे पानी है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे लैंड है, चाहे और जो कुछ भी है। बट जब कंपनीज इस पे काम करना शुरू करेंगे, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी आज है, कल गंदा हो जाए, ना रहे, या जो पेड़ पौधे हैं वो सब कट कट जाए, यहाँ से कोई रहे ना उनमें, तो वो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं डीमेरिट है या नुकसान है कि जो भी उस एरिया का फ्लोरा एंड फौना है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा अगर इस चीज को सही से प्रोटेक्शन नहीं दी गई। डिसरप्शन टू ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। अब भाई मैंने कुछ देर पहले भी ये बात कही थी और फिर यही कह रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाले लोग हैं, तो समझ आ गया ना, ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल मतलब पुरानी, और नॉलेज मतलब ज्ञान है उन्हें चीजों का, कैसे क्या करना है उनको। वो कोई स्कूल तो गए नहीं, ना कॉलेज गए, ना किसी जगह पे जाके उन्होंने ट्रेनिंग करी, ना सीखा। ये तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट करते गए और फिर शायद किसी रिजल्ट पे पहुंच गए, वो भी पता नहीं कितना सही है नहीं सही है, बट लोगों को फायदा उससे हो रहा है, उन लोगों को तो इससे फायदा हो ही रहा है। तो यही कहते हैं कि अगर आप उनका जो भी नॉलेज इकट्ठी करी हुई है उसको आप इस्तेमाल करेंगे बिना उनकी परमिशन के, तो ये अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि फिर वो भी ऐसे ही कुछ करने की कोशिश करेंगे, मतलब वो प्रॉबेबली रेजिस्ट करेंगे, रेजिस्ट में रिफ्ट पड़ेगा, उससे और दिक्कत होगी। और आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये चीज़ कहीं लिखी तो है नहीं, तो आप ज़्यादा वो करेंगे वो बताएंगे ही नहीं, तो पूरा डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। तो बेहतर है कि ऐसा ना किया जाए। जेनेटिक इरोजन, मैंने ऑलरेडी कुछ देर पहले वर्ड इस्तेमाल किया, कहा कि फ्लोरा है, फौना है। अभी कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, या कोई भी है, वो क्या करेंगे, उन्हें जल्दी प्रोडक्शन चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वो लैंड जो आज तक सिर्फ नेचुरल चीजों से चली है, या उसमें पेड़ पौधे उगे हैं, या बाकी चीजें हुई हैं, अब वहां पे केमिकल्स का इस्तेमाल होगा। जब केमिकल्स का इस्तेमाल होगा तो ऑब्वियसली वो उतनी प्योर नहीं रहेगी, तो फिर बात वहीं घूम फिर के आ गई, फिर ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं रही, वो तो फिर मॉडर्न रह गई, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में यही तो है, केमिकल्स का तो इस्तेमाल होता है। क्या ऐसी चीज है जो आज आप मॉडर्न वर्ल्ड में हासिल नहीं कर सकते? देखिए, एक समय था जब, आपको भी शायद पता होगा, हम कहते थे ये सीजनल फ्रूट है, ठीक है। जैसे कि आम है, मैंगो है, क्या सीजनल फ्रूट है, ये हर समय नहीं मिलते है ना, तो जब आए तो आपको अच्छे से खा लेना चाहिए अगर आपको पसंद है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पर आज की डेट में तो ऐसा नहीं है ना। आज की डेट में आप अभी भी ऑनलाइन खोलेंगे, देखेंगे, कोई भी जो भी ग्रोसरी स्टोर्स है या आपके घर के आसपास, वहां भी ढूंढने पे मिल ही जाएगा। तो क्या है, उनको केमिकल डाल डाल के इस तरीके से प्रिजर्व किया जा रहा है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है, जो कि ट्रेडिशनल नहीं है। तो वो चीज यहाँ पे कही गई है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो एक तरफ तो ट्रेडिशनल नॉलेज इनके पास है, उनके पास सिर्फ ये नॉलेज है, ठीक है, वो भी आप मतलब आप नहीं ऐसा करेंगे, मैं नहीं ऐसा, मतलब जो कंपनीज है, अगर वो भी उनसे, ट्रेडिशनल लोगों से उनकी नॉलेज भी छीन ली जाएगी, तो क्या उनका कोई अधिकार नहीं है, क्या उनके कोई राइट्स नहीं है? तो ये इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा, जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि अमीरी और गरीबी और पैसे होते क्या है, वो और पीछे चलते चले जा रहे हैं, जो जिस चीज पे शायद वो एक थे, मानते थे कि ये हमारी है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नो डे टू डे लाइफ अपनी आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी उनके हाथ से चली जाएगी। Lack of sustainability, biopiracy disregard the imperative long-term sustainability, leading to unchecked depletion of the environment resources. The short-sightedness exploitation precipitates resource exhaustion and ecosystem collapse, engendering severe repercussions for both biodiversity and human welfare. देखो, दो वर्ड है, एक है यूज करना, इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है, वैसे आपने भी सुना होगा कि एक होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और एक होता है एक्सप्लॉयटेशन। हम यहाँ पे सेकंड वाले वर्ड की बात कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव माना जाता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि जितना जिसकी कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा आप उससे काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई इंसान है या यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कोई जगह है। तो वो कहते हैं कि जब तक ये जगह कुछ लोगों के हाथ में है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज के ऐसे लोग नहीं होंगे कि 50,000 लोग एक ही जगह रह रहे हैं, बहुत टुकड़ों टुकड़ों में रहते हैं। मतलब बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको पहले भी, क्योंकि जिन लोगों को
कभी डिस्कवरी या ऐसे चैनल्स नहीं देखे तो उन्हें नहीं पता होगा, बट अगर वो देखेंगे या आप देखा होगा आपने, तो आपने देखा होगा उनका बड़ा अलग स्टाइल होता है। दिखते वो हम जैसे ही इंसान ही होते हैं वो, बट बड़ा अलग स्टाइल है और अपनी ही एक उनकी दुनिया है। वहाँ ना लाइट है ना पानी है, कुछ नहीं है। ये होती भी हैं चीजें, उन्हें नहीं पता, जो आप शायद घर में मैं और आप इस्तेमाल बड़ा फ्रीली करते हैं और बहुत छोटा मानते हैं कि ये चीजें तो बहुत छोटी है, उनके लिए ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं शायद। तो वो कहते हैं कि अगर चेक नहीं रखे जाएंगे, बैलेंस नहीं मेंटेन किया जाएगा, तो ये जितना अभी तक हम सर्वाइवल कर रहे हैं कम्युनिटी का, अर्थ का, प्लैनेट का, वो भी खत्म रहा साहब। कोई वैसे कसर तो इंसान ने छोड़ी नहीं है, बट जो रही सही है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इतनी सब बात करने के बाद हम आते हैं मेन मुद्दों पे। तो अभी तक हम इंट्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे थे कि हाँ बायोडायवर्सिटी क्या है, कहाँ पे मिलती है, क्या इसके फायदे हैं, या कौन लोग हैं ऐसे जो नुकसान पहुंचाते हैं, और नुकसान आखिरकार पहुंचता कैसे है और उससे क्या होगा। अब हम आ जाते हैं मेन एक्ट के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली इंडिया में एप्लीकेबल है, 2002 में आया था। और वो बायोडायवर्सिटी को इंडिया में प्रोटेक्ट करता है। तो आप बिना इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराए किसी चीज पे भी अपना अधिकार या अपना राइट नहीं मान सकते। सिमिलरली लाइक बाकी जितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी तो इसी बेसिस पे चलती है, उनके कानून अलग हैं, बट इन द एंड ऑफ द डे बात तो यही हो रही है। So कहते हैं the act conserves या covers conservation use of biological resources associated knowledge occurring in India for commercial research purpose for the purpose of biosurvey and bioutilization. It provides a framework for assessing to biological resources and sharing the benefit. ठीक है, मतलब आज समय की जरूरत है, चीजें हमें चाहिए, तो वो कहते हैं कि आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, पर आप उनसे उनका हक छीन नहीं सकते। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन शेयरिंग एंड देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबली टेकिंग समथिंग बाय फोर्स, है ना। तो जबरदस्ती किसी से कुछ लेना और बातचीत करके, दोनों में बातों में बहुत फर्क है। तो उसी को ये एक्ट रेगुलेट करता है और एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाने की बात करता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। फिर वो कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ये बनाया ही इसलिए गया है कि जो लोग हैं वो इस पूरी बायोडाइवर्सिटी का मिसयूज ना करें। यूज तो करें बट मिसयूज ना करें। ऊपर हमने बात करी इनइक्वालिटी वगैरह, वो सब चीजें ना हो, इसीलिए ये जो कानून है वो बनाया गया है। तो कहते हैं उसके बाद कुछ डेफिनेशंस के तौर पे कि इट में बी नोटेड दैट एक्सेस मींस कलेक्टिंग, प्रोक्योरिंग, प्रोसेसिंग एनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज अकरिंग इन और ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया और ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड देयर टू। तो सिर्फ हम बहुत बार आप देखिए, आज ट्रैवल एक बहुत एक्साइटिंग चीज है ना। हर इंसान इंसान जो है वो आज हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अमेजोन के जंगलों में आप एक देखिएगा, यूट्यूब पे शायद डॉक्यूमेंट्री पड़ी है, मैंने कहीं तो देखी है। अमेजोन तो सुना होगा, नॉट दैट वेबसाइट अमेजोन, अमेजोन रिवर, अमेजोन जंगल, है ना, यही है। मतलब वो वर्ल्ड डेंजरस माने जाते हैं। कहा ये जाता है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा उसके बारे में, बट जितना सुना है, अब ये सच है नहीं है मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कि वो इतने डेंस्ड हैं कि वहां पे धूप की एक किरण भी नहीं पहुंचती है ना। पर मैं आपको ये बता दूं, और वहां पे मतलब आप जब इसको देखेंगे, जो मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे अमेजोन आप देखना, जंगल, कुछ तो ऐसे फालतू की फेक वीडियो टाइप की होंगी, वो कुछ भी नहीं बताएंगे और अपने मन से ही बोलते जाएंगे, बट कुछ ओरिजिनलिटी भी होगी जिन लोगों ने कभी थोड़ा बहुत भी करने की कोशिश करी है। वहां पे एक से एक डेडलीस्ट क्रोकोडाइल और ये वो सब कुछ पानी में रहते हैं। पर फिर भी एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे है, ये है इसलिए मैंने देखी है तो बता रहा हूँ आपको। एक इंसान ने वो पूरी अमेजोन नदी जो है एक केज के अंदर रह के पार करी है, स्विमिंग करके। तो आप जरूर देखिएगा अगर आपको टाइम मिले। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके एरिया में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, आप घूमने फिरने गए, ठीक है। बट आप जब उस चीज को यूज या मिसयूज कर रहे हैं उनकी परमिशन के बगैर, वो गलत है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे इसलिए डिफाइन किया हुआ है, एक्सेस का मतलब ये है कि हम जब उस चीज को कलेक्ट कर रहे हैं, वहां से तोड़ के ला रहे हैं, या वहां पे कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, हम गए और हमारे पास परमिशन है, हम गए और आ गए, तो इसमें हमने फिर कुछ ऐसे नुकसान वहां पे नहीं पहुंचाया। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। बायो सर्वे एंड बायो यूटिलाइजेशन, तो नाम से समझ में आ रहा है ये एक तरीका है जिससे कि अलग अलग सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जा सकते हैं। आप सभी जानते हैं सर्वे का मतलब यही होता है कि वहाँ पे सैंपल इकट्ठे किए जा सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं सर्टेन पर्सन नॉट टू अंडरटेक बायोडाइवर्सिटी एक्टिविटीज विदाउट द अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ये बायोडाइवर्सिटी जो पूरा है, अब तो हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करनी स्टार्ट कर चुके हैं, तो नॉर्मल सी बात है, ये इंडियन कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो यहाँ पे एक आ गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज करने की परमिशन नहीं है, जब तक नहीं है, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है। प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है कि आप कर ही नहीं सकते, रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या है कि हाँ, मतलब कुछ कंडीशन अगर उनको फुलफिल कर लेंगे तो आप वो काम कर सकते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी इंडिया में मिल रही है, तो इस पे सबसे पहला अधिकार जो होगा, एक्सेप्ट दैट ट्रेडिशनल नॉलेज वाला, वो तो उन लोगों का है सबसे पहला, पर उनके बाद अगर किसी का है तो वो इंडियंस का है। ठीक है। तो यहाँ पे एक आ गया कि कोई भी ऐसा इंसान जो फॉरेन कंट्री में रहता है, या कोई ऐसा इंडियन जो अब एनआरआई हो चुका है, बाहर रहता है, मतलब एक तरीके से बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ पे है, बट अभी बाहर चले गए फॉर वट एवर रीजन, तो ऐसे लोगों को इससे एक्सक्लूड किया गया, क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले जो लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे देश की चीज हमसे ही कोई छीन के ले जाए या अपने नाम पर रजिस्टर करा ले, और जिस देश में वो चीज मिली है उसी लोगों को फायदा ना मिले, फिर ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो पहले सबसे पहला हक, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहला हक ऑब्वियसली ट्रेडिशनल नॉलेज जिनके पास है उनका है, बट उसके बाद ये इंडियंस जो हैं, जो बॉर्न ब्रॉटअप और पूरी जिंदगी यहीं पे रह रहे हैं, उनका है। ठीक है। और जो लोग इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते, यानी जिनको ये बायोडाइवर्सिटी एक्टिविटीज करने की सलाह या परमिशन जो है वो नहीं है, मतलब उन्हें एक तरीके से स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा। मुझे और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम जा सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की, अगर वो हमें अलाउ करें तो हम जा सकते हैं, बट वो लोग ऐसे नहीं करेंगे, उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन लोग? जो फॉरेनर हैं, मान लीजिए कोई यूएस में रहता है, मतलब वहीं पर सब कुछ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, इंडिया में घूमने आया, रिसर्च करने का शौक पड़ गया, तो उनको अगर ऐसा कुछ भी करना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई ऐसा बंदा है जो इंडिया में बर्थ तो हुआ बट अभी बाहर चलेगा, तो उनको भी अब, क्योंकि इंडिया से तो कोई रिलेशन रहा नहीं, उनको एनआरआई कह दिया, नॉन है तो इंडियन और नॉन रेजिडेंट है, तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ साथ कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इंडियन रजिस्टर्ड, या यूं कह दीजिए इंडियन कंपनी नहीं है, या यूं कह दीजिए कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, या जो कंपनीज एक्ट है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से उसको फॉरेन कंपनी माना जाता है, तो उनको भी ये परमिशन नहीं है कि वो बायोडाइवर्सिटी एक्टिविटी कर पाए, जब तक, ये इंपॉर्टेंट है, जब तक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से वो अप्रूवल नहीं दे देते। तो मना नहीं है, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, ये प्रोहिबिटेड नहीं है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। इसका रीजंस भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चीज आपके घर पे मिल रही है उसमें सबसे पहला राइट तो आप ही का है ना, फिर बाहर के लोग जो है वो फिर बात की बात है, पर पहला तो राइट आपका ही है, तो वही चीज यहाँ पे कही गई है। तो ऊपर की बात जो थी वो मैंने आपको बता दी, यही चीज वहाँ पे लिखी गई है। तो इस तरीके से इस एक्ट के अंदर जो बातें हैं वो बताई गई हैं। पता है आपको, कभी भी जैसे आईपीआर का ही पेपर है, अभी आप देख रहे हैं, या आपका न्यू कोर्ट्स में जो और कोई पेपर है, ग्रुप वन में, ग्रुप टू में, कभी भी ऐसे नहीं होगा ओपन बुक पेपर में कि जो केस स्टडी आती है सो कॉल्ड एज 40-50 मार्क्स की, ठीक है, कि वो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगी, हाँ ये रही, ऐसा नहीं होता। वो क्या होगा, कहीं से भी आएगी, वो कोई भी चैप्टर उठा लेंगे, टॉपिक्स वही होंगे, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने केस स्टडी बना दी, और फॉर एग्जाम्पल अगर वो इस चैप्टर से आ रही है, मुझे पता नहीं बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसके बीच में कहीं लिख दिया कि जो फलाना बंदा है राम जो है वो एनआरआई है, और फिर बाकी सारी कहानी लिख दी। अब आपसे क्वेश्चन जो जितने भी पूछे गए उनमें क्वेश्चन ये भी है कि जो राम है, अब एनआरआई नहीं, केस स्टडी में तो एनआरआई लिखा था, और क्वेश्चन लिखा है जो राम है, जो बंदा राम है, या जो भी उसका नाम है, क्या वो नेशनल या यूं कह दीजिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत कोई बायोडाइवर्सिटी एक्टिविटीज कर सकता है। तो इस तरीके से, मतलब आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसी से रिलेटेड या उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको शायद पता भी है। तो जब आप कभी भी ओपन बुक के कोई भी केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरी नॉलेज के हिसाब से जितने भी अटेम्प्ट अभी तक न्यू सिलेबस के हुए हैं, ऐसा शायद ही कोई सब्जेक्ट होगा जहाँ पे केस स्टडी नहीं आती है, आ ही जाती है, चाहे ऑप्शनल पेपर है चाहे कंपलसरी पेपर है। शुरुआत जब आपकी सबसे पहले पेपर से होती है ईएसजी, तो वहाँ भी, फिर ग्रुप टू की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ भी जितने पेपर्स हैं वहाँ पे भी आती है। तो केस स्टडी में घबराने की जरूरत नहीं है, उसको एंजॉय करके आराम आराम से पढ़ें, और उसके बाद जो आपने पढ़ा है उसी में से केस स्टडी आएगी, ये पक्की बात है, कुछ भी वो बाहर से नहीं पूछते। ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट ऑफ द रिसर्च नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू सर्टेन पर्सन विदाउट द अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो क्या लिखा है ये देख लेते हैं।
No person or entity shall share, transfer any result of the research of any biological resources occurring in or obtained or assessed from India or traditional knowledge for monetary consideration to a person or body corporate referred to in subsection 2 um, of section 3 without the prior written approval of National Biodiversity Authority. तो ऊपर आपने क्या कह दिया कि बाहर के लोगों का तो इससे लेना देना है नहीं, सबसे पहले जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनका हक बनता है। फिर ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के लोग भी हैं, चलिए आप मैं हम में से कोई, ये जिसको आप जानते हैं जो हमेशा इंडिया में ही रहा है, उसको बायोडाइवर्सिटी के तौर पे कुछ चीजें हासिल हो गई या उसको ट्रेडिशनल नॉलेज के तौर पे कुछ चीजें हासिल हुई और ऑब्वियसली उन्होंने जो लोकल कम्युनिटीज है उनका अप्रूवल ले लिया इस चीज को लेके, तो वो कहें कि ठीक है ये अब उनके नाम पर रजिस्टर्ड होगी और अब वो मुझे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है उसने किसको दिया था, लेट्स से मिस्टर ए को दिया था, तो मिस्टर ए को अपने पास ही रखना है। ये नहीं कि मिस्टर ए मिस्टर बी को दे दें और फिर वो आगे सी को दे दें, ऐसा नहीं चलेगा। आप ट्रांसफर नहीं, जो चीज आपने ढूंढी है या जो चीज आपको मिली है वो आप अपने तक ही रखेंगे, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे कही गई है। पर एक चीज होती है जिसका नाम होता है एक्सेप्शंस, और आपने आई थिंक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं अभी तक और जितने भी पढ़ेंगे आगे, हर जगह चाहे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, हर जगह एक एक्सेप्शन की लंबी लिस्ट होती है। और एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि जो भी बात हम कर रहे हैं कि आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये सब चीजें ये तब लागू नहीं होती हैं। तो एक्सेप्शंस के केस में डेफिनेटली जो ट्रेडिशनल नॉलेज हासिल करी है वो भी ट्रांसफर करी जा सकती है। बट एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं होगा कि मैं आप यहाँ में से कोई भी अपने मन से बोल दे कि हाँ ये एक्सेप्शन है। कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, अगर उस तौर पे वो चीज़ फॉल करती है या उस कैटेगरी के अंदर वो चीज़ फॉल करती है तो उसको एक्सेप्शन माना जाएगा। जनरली ये है कि देखिए, जैसे कि कॉपीराइट में भी था और आपने बाकी चीज़ों में भी पढ़ा होगा कि अगर वो कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, फार एंड वाइड चीज़, फार एंड वाइड यूजेज उसका बहुत ज़रूरी है, या लेट्स से कोई फर्दर रिसर्च करना है और उसके लिए ये सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी ज़रूरत है, तो फिर ये चीज़ ली जा सकती है। मतलब जनरली तो हम यही बोलेंगे कि पहले जो लोग हैं जो सो कॉल्ड एज ट्रेडिशनल नॉलेज के हकदार हैं उन्हीं से हमें बात करनी होगी और उनके परमिशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पर जैसे कि मैंने कहा एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो अगर आपकी जो सिचुएशन है वो इस कैटेगरी में फॉल करती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट टू बी स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस एक्सेप्शन की लिस्ट में फॉल करती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाई करी गई है, तो फिर डेफिनेटली आपको किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट से ऊपर कौन है भाई? गवर्नमेंट ये राइट्स दे रही है, तो जो राइट दे रहा है वो राइट विड्रॉ भी कर सकता है या एक्सेप्शन तौर पे कुछ चीजें भी कर सकता है। तो वही बात है वो यहाँ पे कही गई है। सो कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द पब्लिकेशन ऑफ द रिसर्च पेपर और डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज इन एनी सेमिनार or workshop involving financial benefit as per the guidelines issued by central government। नॉर्मली तो आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं डिराइव कर सकते जब तक जो लोग हैं जो एक्चुअल ओनर इसके हैं उनसे आप परमिशन नहीं ले लेते। बट हाँ, अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली आपको एग्जामेशन दी है तो फिर आप कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। पर ऑब्वियसली ये उतना आसान नहीं होगा क्योंकि फिर हर कोई एक्सेप्शन के तौर पे अपने आप को देखने लग जाए या चाहे कि मैं एक्सेप्शन की कैटेगरी में आऊँ, तो ये उतना भी इजी नहीं होगा। बट हाँ, गवर्नमेंट ने एक रास्ता ओपन रखा है, उसी के बारे में यहाँ पे बात जो है वो कही गई है। फर्दर बात करते हैं सर्टेन प्रोविजन नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन कोलैबोरेटिव रिसर्च पर्पस ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट। तो ये ऑलरेडी ऊपर का कंटिन्यूएशन ही है जो यहाँ पे लिखा है, पढ़ लेंगे इसको। पर वही बात करी गई है कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है मान लीजिए कोई रिसर्च एक्टिविटी करनी, कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है? मतलब कुछ लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं, यही होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेटिव कह दीजिए, कोलैबोरेशन एक ही बात है। तो अब कुछ ऐसा है जिसको फर्दर रिसर्च करना है, तो और गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आपस में मिलके इस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इन दैट केस ऑल्सो जो ऊपर बात करी गई है कि आप नेशनल बायोडाइवर्सिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा या आप बिना पूछे उनके राइट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, उन सब चीज़ों को आप बाईपास कर जाएंगे, यानी वो सब फिर चीज़ें एप्लीकेबल होंगी ही नहीं, हमें उनका अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। तो आइए देख लेते हैं। कहते हैं कि सेक्शन 5 प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई टू कोलैबोरेटिव रिसर्च projects involving transfer exchange of biological resources traditional knowledge associated thereto between institution including
इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर दो प्राइवेट प्लेयर्स ये कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली उनके ऊपर नॉर्मल कंडीशंस लागू हैं, वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है अनलेस गवर्नमेंट ने दिया हो। बट जहां पे गवर्नमेंट खुद ही इन्वॉल्व है वो एक्टिविटी अपने आप ही एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो यही जो बात है वो यहाँ पे कही गई है। तो कोलैबोरेटिव रिसर्च में या तो गवर्नमेंट एक पार्टी हो, 5 7 10 पार्टीज हैं, दो पार्टीज उनमें से एक गवर्नमेंट, और जैसे कि मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी होनी चाहिए। या अगर ऐसा नहीं है और दो प्राइवेट प्लेयर्स ही आपस में कर रहे हैं तो फिर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इन कंडीशंस को बाईपास कर सकते हैं या अपने आप को ये कह सकते हैं कि हम एक्सेप्शन कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। Application for intellectual property right not to be made without the approval of National Biodiversity Authority। तो इसका जिक्र हमने ऊपर भी सुना था, बट वो ये था कि कौन लोग नहीं कर सकते। अब कुछ और है, आइए वो भी देख लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। और जो बात यहाँ पे लिखी गई है, एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉट टू बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं उससे थोड़ी सी अलग बात है, बट कहीं ना कहीं उसी का कॉन्टिन्यूएशन भी है, आप ये भी कह सकते हैं। तो ऊपर हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई भी फॉरेनर है, ठीक है, या कोई भी ऐसा इंसान है जिसको एनआरआई कहते हैं एज पर द डेफिनेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, या अगर हुई भी है तब भी वो फॉरेन कंट्रोल एंटिटी उसको मानते हैं, फॉरेन कंपनी मानते हैं, तो वो लोग इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते जब तक, पूरी बात सुनना, जब तक वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं ले लेते। यही बात हमने ऊपर एक सम अप करके यही बात मोटी मोटी हमने करी थी। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, प्लस इसके आगे यहाँ पे लिखा है कि एक बार मान लीजिए उन्होंने अप्रूवल ले लिया, ठीक है, जो भी ये कैटेगरी के लोग मैंने बोले या कंपनीज बोली, इन्होंने अप्रूवल ले लिया। अब उसके बाद अपना रिसर्च वगैरह किया। अब रिसर्च करने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि अब हम कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तो होता है रिसर्च करना, रिसर्च मतलब क्या, अभी कुछ भी हम किसी को दे नहीं रहे, सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं आगे इसको लेके जाया जा सकता है नहीं जाया जा सकता, क्या चैलेंजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर वो सब कंप्लीट होने के बाद अब हम तैयार है, मतलब वो कंपनी या वो इंडिविजुअल जो कि एनआरआई है, फॉरनर है, वो तैयार है कि इस चीज को हम कमर्शियली अब एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं एक्चुअली। तो उसके लिए भी फिर दोबारा से आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जिस जगह से ये नॉलेज ली गई है, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो कहीं नेचर से ली गई है या ट्रेडिशनल नॉलेज से एक्वायर करी गई है, तो उन लोगों को भी इसका कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। अब बेनिफिट क्या हो सकता है रॉयल्टी मिल जाए, हो सकता है कुछ कंडीशंस लगा दी जाए, हो सकता है दोनों ही लगा दिया जाए। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के सामने ये चीज होगी, या कह दीजिए एक अग्रीमेंट होगा जिसमें सारी बातें लिखी जाएंगी, कैसे क्या होना है नहीं होना है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा। तो कहते हैं एनी पर्सन और एंटिटी कवर्ड अंडर सबसेक्शन 2 अप्लाइंग फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन और आउटसाइड इंडिया for any invention based on any research or information on a biological resource which is assessed from India, including those deposited in depositories outside India or traditional knowledge। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से जो चीज है वो लाके आपने यहीं पे रख दी, या इसके मान लीजिए वो चीज आप इंडिया के बाहर ले गए। इंपॉर्टेंट ये है कि वो चीज मिली आपको कहाँ पे। अगर वो इंडिया में मिली है, उसके बाद चाहे आपने उसको अपने घर पे रखा, आप इंडिया के बाहर ले गए, कहीं भी, पर मिली इंडिया में है, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 उस पर लागू हो जाता है। और नीचे वही सारी बात लिखी गई है कि अगर कोई भी इंसान इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, रिसर्च कर वगैरह के लिए भी करता है, तभी उसे बायोलॉजिकल अथॉरिटी का अप्रूवल लेना है। और जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, अगर वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी, सो जो बात मैंने कमर्शलाइजेशन को लेके कही थी वो यहाँ पे लिखी हुई है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से रिसर्च के समय भी, और एक बार जब आप कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए तैयार हैं तब भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर कुछ देर पहले मैंने ये भी कहा कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है, जब वो आपको अप्रूवल देगी, तो जहां से भी आपने ये बायोडाइवर्सिटी की चीजें ली हैं, चाहे वो किसी ट्रेडिशनल नॉलेज के थ्रू एक्वायर करी हैं किसी से, या नेचर से ही ली हैं, तो वो डिसाइड करेंगे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं कि अगर किसी इंसान से लिए तो उसको भी इसके कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, चाहे रॉयल्टी के फॉर्म में हो या कोई और कंडीशन लगाई जाए, या जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, दोनों भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, वो वैलिड होगा, वो बाइंडिंग होगा। तो ये
जो बात है वो यहाँ पे कही गई, और आई थिंक काफ़ी हमने अब डिस्कस कर लिया है, सो मैं इस क्लास को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलूंगा तो डेफिनेटली इस टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाएंगे, जितना भी अब तक हम करके आए हैं, और इसको आगे लेके जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ जो जो बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको सही से समझ में आ रही है। कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, सी एस प्रोफेशनल के सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल एज वेल एज फास्ट ट्रैक क्लासेस इन नॉर्मल हिंदी एंड इंग्लिश एंड देन इन कंप्लीट इंग्लिश दोनों ही तौर पे अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं वो सब चीज़ें। प्लस वी डू हैव टेस्ट सीरीज, तो बहुत बार एक माइंड में क्वेश्चन रहता है, और आई थिंक मेजोरिटी स्टूडेंट्स के ये रहता है इफ नॉट ऑल, कि जो वो लिख रहे हैं वो कितना सही है, और प्रॉब्लली उनकी राइटिंग प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, या लिखते बहुत हैं मार्क्स कम आते हैं, कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, जो भी और ऐसी बातें, वो सब कुछ आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकती है। तो उसके लिए भी अगर आप चाहें तो इनरोल करा सकते हैं। अगेन, द बेस्ट पार्ट अबाउट टेस्ट सीरीज इज कि मैं खुद उन पेपर्स को बनाता हूँ, तो ऐसे नहीं कि कोई भी स्टूडेंट, हमने बहुत जगह देखा है, हमसे बहुत सारे स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, बट हम ऐसा नहीं करते। हम किसी स्टूडेंट से आपकी टेस्ट सीरीज नहीं चेक कराते। तो जितने मैं उतने ही स्टूडेंट्स को इनरोल करवाता हूँ जितना मैं चेक कर सकता हूँ, बिकॉज बहुत टाइम लगता है। मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर पूरा आपको एक डिटेल इवेल्युएशन शीट दूंगा कि ये चीज़ आपने सही नहीं लिखी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो। सो ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज, एंड द लास्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम से पहले आते हैं, तो जरूर उन्हें भी इन्वॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर चूजिंग शांतनु अकेडमी।